जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरमाया टॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ आवर पॉडकास्ट सेटअप जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट दिन पे जब पाकिस्तान की 76 बर्थडे थी, हम इसको लाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। द आइडिया कि हम इस पॉडकास्ट को इस दिन पे लाए थे, काफ़ी अर्जेंसी में हमने ये सारी सेटअप किया है, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम आपको ये सरप्राइज़ एक बड़े दिन के मौके पे दें, जो कि होपफुली इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बड़ा टफ़ साल गुजरा है एज ए कंट्री हमारे लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड आई होप गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में जिस तरह हम कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर कंडीशन में हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी आ चुकी है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। मैं थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम में आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो आप पैसे प्राइमरीली इनकम अपनी बना रहे हैं, उससे आप और पैसे जनरेट करें, तो आप लोगों को ये बेसिकली जो हमारा पॉडकास्ट या सरमाया का जो प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिस तरह के हालात हो चुके हैं, और अगर आप नहीं सोच रहे कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये सब्सक्राइब करें। और बाय द वे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा टू इनवाइट मोर गेस्ट, जो कि हम अपने क्वालिटी गेस्ट को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट करना चाह रहे थे। अब गोइंग फॉरवर्ड टू आवर करेंट प्रोग्राम जो अभी हमने स्केड्यूल किया, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट गेस्ट, और मैं चाह रहा था कि ये घर से ही एक किस्म की हमने इनवाइट किया है, सो आई वुड लाइक टू वेलकम सैयद मोहम्मद फराज जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच लेक भाई। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो, ये जो सरमाया का जो आप लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया, मेरे ख्याल में ऑलरेडी सरमाया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है, और इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 14 अगस्त है, ये आपने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से लोगों की मेरे ख़्याल में सोच बदलना शुरू होगी, और उनको ये समझ आएगी कि बिज़नेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। और ये ज़ाहिर है, अगर आप फलेंगे फूलेंगे तो आपका पूरा मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और इस टाइम जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी रही है इतने अरसे में पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है आने वाले दिन इंशाल्लाह स्पेशली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। चलें, ये तो बेहतरीन हो गया। आई थिंक मैं तो आपके साथ माशाल्लाह 3 साल से अब हम कनेक्टेड हैं, और पता भी नहीं लगता ये 3 साल अभी लगता है कल की बात थी। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि हम शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन बिफोर वी कनेक्ट कि कहाँ से हम मिले, तो अगर हम आपकी जर्नी को थोड़ा समराइज़ कर लें, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, थोड़ा अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दें। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर था, अब नहीं रहा। सो मेरी डिग्री इंजीनियरिंग की थी, और मैंने मेजर्स किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जैसे पाकिस्तान में एक रीत है, रिवायत है कि आप जैसी डिग्री लेते हैं आप जॉब के लिए जाते हैं। सो मेरा भी वही था। उसके बाद मैंने जॉब शुरू की 3 से 4 साल। फिर जब मेरे पास सेविंग्स होना शुरू हो गई और पैसे आने लग गए, तो मैंने स्टॉक मार्केट का रुख किया। और इनिशियली मैंने अच्छे खासे फंड्स लाइक 1.5 या 1 मिलियन के करीब इन्वेस्ट किए थे। तो शुरू में लकी रहा मैं काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से कि उस टाइम मैं अपने आप को लकी समझता था। फिर एक फ़ेज़ आया, मैं कहता था मैं कहाँ फंस गया हूँ। फिर उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ यार एक अच्छा डिसीजन था। सो मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, मार्केट उस टाइम बुल रन में थी, और मैसिव किस्म की बुल मार्केट थी। मतलब आप जो भी स्टॉक ख़रीदें, जिस पे हाथ रखें, वो बढ़ना शुरू हो जाता था। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसने मुझे रिकमेंड किया था, चाह के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट क्या थी, बेसिकली गए इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से थे, लेकिन फिर वो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिली है, शाम को जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो रही होती है, उस टाइम ख़रीद लो, सुबह आओगे तो बड़ी भी होती है। तो हम 20-25 पैसे की ना डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना शुरू हो गए। तो काफ़ी पैसे बने शुरू में, और अच्छे मेरे ख्याल में 40-45% रिटर्न्स थे विद इन नो टाइम, लाइक 45 to 50 डेज़। और उसके बाद वो पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे। फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि अब नौकरी को अलविदा कहते हैं और यही काम करते हैं। जब ये सोचना शुरू किया तो मार्केट्स में करेक्शन आती हैं। सो आई रिमेंबर कि मार्च का महीना था और करेक्शन आई, और उस करेक्शन में मेरा
अब चूँकि हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और हमने फ्यूचर्स में काम करना शुरू कर दिया था। फ्यूचर का ये मतलब होता है कि आप अपने पैसों के अलावा लेवरेज ले लेते हैं ब्रोकर से, अपने पैसों से ज़्यादा की आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बड़ा ख़तरनाक काम होता है, स्पेशली जिनको ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है उनके लिए। तो हमने वो शुरू कर दिया। तो जो पोर्टफोलियो 40% अब था वो हो गया कोई -80% पे। सो जितने पैसे डाले थे वो भी गए और जो प्रॉफिट था वो भी गया। और उसके बाद फिर अब लोगों की यहाँ पे सोच आती है, यहाँ मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच थी और मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता था। तो यहाँ पे लोगों ने, अगर मेरी जगह कोई भी होता वो कहता कि यार छोड़ो इस काम को, बेकार काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने कहा कि अगर यही ट्रेड जो मैंने किया है मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करता तो यही मेरे और ज़्यादा 1.2 मिलियन 1.3 के करीब प्रॉफिट्स आ जाते। तो वो हुआ क्या कि अब मेरी ये सोच आने लगी कि डेफिनेटली इसके पीछे कोई साइंस है। अब साइंस को समझना था, पढ़ना था, और पढ़ने का शौक़ मुझे पहले से ही था। तो मैंने कहा यार अब थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करते हैं। ये अभी आपकी करेक्शन के वक्त तक क्या पोजीशन थी वैसे? करेक्शंस के वक्त तक तो मैं ऑलरेडी 2.5 लाख पे आ गया था। अगर मेरा अकाउंट 15 लाख तक गया था तो वापस 2.5 पौने 3 इस तरह से आ गया था। और जॉब साथ में चल रही थी? जॉब साथ में चल रही थी और जॉब में ठीक ठाक प्रेशर था, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल में था और वो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी थी। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको ना मतलब जाने का टाइम था, वापस आने का टाइम नहीं होता और वो था। मेरे ख्याल में टेलीकॉम का बूम भी था, expansions भी हो रही थी। एग्जैक्टली मैं एक बहुत बड़ा स्वैप प्रोजेक्ट कर रहा था। ये 2000 कब की बात है? 13-14 की बात है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अब जॉब ख़त्म करते हैं और इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। अच्छा, जब मैंने जॉब छोड़ी मेरे पास मैंने किसी को बताया नहीं, किसी से भी मशवरा नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मुझे घर में भी नहीं पता, घर में तो काफ़ी टाइम तक नहीं पता था कि मैंने जॉब क्विट कर दी है। सो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ था। उसके बाद जो मेरा प्रोविडेंट फ़ंड आया उसको मैंने री इन्वेस्ट किया। और फिर उसके बाद जो कितनी वैल्यू थी प्रोविडेंट फंड की? मेरे ख्याल में 2 मिलियन के करीब थी वो। मैंने 1.82 मिलियन अराउंड इतनी थी। तो मैंने जब दोबारा उसमें इन्वेस्ट किया और वो मेरे जो पोर्टफोलियो था उसके बाद वहाँ से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो करेक्शन फेज़ था और उसके बाद एक और रैली ड्यू थी मार्केट में, तो बुल रन दोबारा से शुरू हुआ। और अगेन हम 2015 में ही हैं, 14-15 में ही है, ठीक है। उस टाइम ही फिर आई गेस 15 में ऑल टाइम हाइज लगे थे स्टॉक मार्केट के, जो आज तक ब्रेक नहीं हुए। अभी करीब है, होप्स हो इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो वहाँ से दोबारा जब री इन्वेस्ट किया प्रोविडेंट फंड और अगेन लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे थे और भरपूर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वहाँ से पोर्टफोलियो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे ख़्याल में 10-12 मिलियन रुपीस तक तो मैं चला गया था। सो सब्सटैंशियल गेंस थी, बहुत मैसिव गेंस थी। सो उस टाइम फिर अगेन नखरे नहीं मिलते थे। वहाँ पे होता था यार क्या पैसे आ रहे हैं और घूमना फिरना, ये वो एक लाइफ थी जो हर बंदा ड्रीम करता है। लेकिन उसके बाद की जो एपिसोड थी वो बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि जब आप लेवरेज पे होते हैं। मतलब अभी आप ये इंडिविजुअली अपना ही कर रहे थे कि आपका दोस्त और आप मिलके कर रहे थे? अच्छा, मुझे देख के जब मैंने रिज़ाइन की कंपनी को उसको, तो मेरे जितने कोलीग्स थे और जब उन्होंने देखा कि यार ये इतने पैसे बना रहे हो, यहाँ पे पैसे बनते हैं, सो फिर सब ने आके, जिनको मैं नहीं भी जानता था वो भी, उन्होंने भी अकाउंट ओपन किए और उन्होंने भी जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो रिज़ाइन तो नहीं किया? नहीं, रिज़ाइन नहीं किया, सोचा सबने था सोचा सबने था। लेकिन बात वो ये कि मैं यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर था और मुझे रिस्क लेना पसंद था। एक्चुअली मुझ पे इतना कोई फैमिली का प्रेशर भी नहीं था, मुझ पे कोई डिपेंडेंसी भी नहीं थी। लेकिन मैं लोगों को समझ सकता हूँ कि ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली को रन कर रहे होते हैं, फिर इतनी अच्छी जॉब्स मिलना मुश्किल होता है। तो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते जितना मैंने ले लिया था। मैं सिंगल था, मुझे ऐसे कोई फ़िक्र नहीं थी, मुझे पता था कि मैं अपना ख़र्चा कितना रख सकता हूँ, ये वो। तो मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं। और मैंने यही सोचा, मैंने कभी भी अब फेलियर से नहीं डरा। मतलब मुझे ये पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे जो अपने पे बनाए हुए पैसे हैं, जो मेरे सेविंग्स हैं, वो ही जाएंगी ना। उसके बाद मैं दोबारा जाके एक जॉब देख लूँगा। अगर मैं सब कुछ हार गया तो दोबारा जाके जॉब देख लूँगा और मुझे मार्केट में इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जो मेरे पास सर्च थी, जो मेरे एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे इस बात की फ़िक्र ही नहीं थी, मुझे ये पता था कि मुझे मार्केट दोबारा उठा लेगी। तो मैंने ये रिस्क ले लिया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब मार्केट का टॉप लगा और लेवरेज पे आप थे, ब्रोकर ने कहा पैसे दें, पैसे थे नहीं, पोजीशंस ऑफलोड होना शुरू हो गई। जब पोजीशंस ऑफलोड होना शुरू हुई तो अपने तो पैसे गए,
साथ में उधार भी चढ़ गया। एक वैसे आपका बड़ा फनी इंसिडेंट है जब आपने सोचा था कि कंपनी का डायरेक्टर बन जाता हूं। एग्जैक्टली वही तो ले डूबा। वो क्या सो जब आप बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं, और वो फ्लूक था बेसिकली कि एक बुल मार्केट थी, समझ नहीं आ रहा था, हर तरफ से एक शोर इसी तरह का था कि मार्केट बहुत बढ़ जाएगी, सी पैक चल रहा है, हम इस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो जीडीपी बहुत अच्छी जा रही थी। सो लग ऐसे ही रहा था कि शायद इस बुल मार्केट का कभी एंड ना हो। लेकिन जाहिर है जहाँ पे टॉप्स लगते हैं वहाँ फिर करेक्शंस आती हैं और फिर काफ़ी सिवियर आती है। सो वहाँ हालात भी फिर आपके ख़राब होना शुरू हुए। उसके बाद फिर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया स्टॉक से, इतना मतलब पंप हुआ और उसके बाद फिर डंप हो गया। नहीं, अभी तक तो जो उसमें आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी, अभी भी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट विद लिवरेज जितना करके आपने 12 मिलियन के राउंड किया, तो कहीं पे आपने लोगों से भी पैसे लिए या आपने सोचा कि आप इसको थोड़ा काम को बढ़ाते हैं और कोई हाँ, वो ये हुआ कि जब इतने ज़्यादा पैसे आने लगे, मैंने एक छोटी सी कंपनी देखी जिसका फ्लोट बहुत कम था। अब मैं इतना बेवकूफ़ था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि आप नए नए मार्केट में आए हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मुश्किल से साल 12 महीने 13 महीने का एक्सपीरियंस होगा। तो अब सोच बड़ी हो गई, जब इतने आसानी से पैसे आने लगे, ये सोचा कि तो बहुत आसान सी मार्केट है और बहुत पैसे बन सकते हैं। यहाँ पे फिर लोगों से को जाके कन्विंस करना शुरू किया कि आए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उनसे पैसे ले लिए और लोगों से भी ले लिए। ज़ाहिर है ब्रोकर का लोन था, वो लोन पे ले लिया। तो एक कंपनी थी बहुत छोटी सी जिसका फ्री फ्लोट था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं सारा इसका फ्री फ्लोट मार्केट से उठा लूँ तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर में नॉमिनेट हो जाऊँगा। तो ये मेरी गलतफहमी थी और यही मुझे ले डूबा। अब बेसिकली ये क्यों हुआ उस टाइम, क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं थी, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ जो शोर शराबा नॉइज़ होती है आपके सराउंड्स में कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ले लो तो इतना बढ़ जाएगा, तो उसमें एक ट्रैक पे उतर गया। बेसिकली अगर ख़ुद मुझे फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती, अगर मुझे टेक्निकल्स उस टाइम आते, तो शायद मैं इतने बुरे उसमें ना जाता। लेकिन ये जो चीज़ है, ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि इसने जो मुझे सिखाया, तो शायद अगर मेरे यूं ही पैसे बनते रहते और अगर मैं 10-12 करोड़ रुपए चला जाता छोटे से इन्वेस्टमेंट से, 10-12 लाख से 10-12 करोड़ पे, तो एक टाइम आना था कि वो 10-12 करोड़ को भी मैं ज़ीरो कर देता, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। फंडामेंटल्स में कुछ कंपनीज़ को पढ़ना शुरू हो गया था और मैं फंडामेंटल रिसर्च करना शुरू हो गया था कि इसकी क्या ग्रोथ है और क्या इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, रेवेन्यू कैसा है, तो वो मैं चीज़ें देखना शुरू हो गया था। लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी, उस टाइम इस चीज़ की समझ नहीं थी, और वो फिर होते होते इतना हो गया कि अपने पैसे भी डूबे और लोगों के भी बेचारों के डूब गए। बेसिकली वो जो करोड़ 1.25 करोड़ 12 मिलियन तक गए थे वो भी डूब गए और लोगों को भी था। कितना प्रेशर या क्या इस तरह के माहौल था जिस वक्त ये लॉसेज हो रहे थे या लिक्विडेट हो रहे थे? बहुत प्रेशर था। सबसे बड़ी गलती ये थी कि चलें अपनी ट्रेड्स तो कर ही ली, लेवरेज पे भी कर ली, अपना पैसा तो ख़त्म हो ही गया। मेरी वजह से जो और लोगों को हुआ उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था और वो रहता था। अच्छा, लोग समझदार भी थे, कभी किसी ने नहीं कहा कि क्लेम किए कि यार आके पैसे दे दो, उनको पता था मार्केट इस तरीके से बिहेव करती हैं। अल्लाह का शुक्र है ऐसा सर्कल था कि दोस्त भी समझते थे और जिनके पैसे थे वो भी समझते थे, तो कभी किसी ने क्लेम नहीं किए। वो और बात है, मैंने उनको जाके बाद में रिकवर करके सब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम बहुत प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या कर दिया। जो मैं उस टाइम अपने आप को लकी फील कर रहा था कि मैं स्टॉक्स में आया, तो मैं अपने आप को यहाँ पे कोसता था उसके बाद से, और एक सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, वो था। मुझे ये था कि अब यहाँ से तो ज़ाहिर है पैसे ख़त्म हो गए। एक चीज़ उसी टाइम मैंने सीख ली थी, अब किसी से बोरो नहीं करने दोबारा से, ठीक है। ये नहीं कि और किसी से बोरो करके दोबारा री इन्वेस्ट करके फिर बाउंस पे निकल जाऊँ और प्रॉफिट्स ले लूँ, लेकिन ये समझ आ गई थी कि अब पैसे नहीं करने। तो मैंने उस टाइम फिर ये डिसीजन लिया कि चूँकि मैं पढ़ा लिखा, मेरे एक्सपीरियंस और सब कुछ, मैंने सोचा कि मैं अपना कोई बाहर जाके कोई जॉब शुरू करता हूँ या एक छोटी सी कोई कंपनी शुरू करके अपना काम शुरू कर दूंगा, कोई प्रोजेक्ट्स लेके, और जहाँ जब पैसे जो रिकवर होते जाएंगे जिनके थे मैं उनको दे दूंगा। किसी ने क्लेम नहीं किया, अगेन मैं ख़ुद देना चाहता था उनको। तो वहाँ से फिर अगेन डिप्रेशन बहुत होती है, आपकी जो थॉट्स होती हैं वो आप बिल्कुल ही जहनी तौर पे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं।
और ऐसा भी हुआ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेरे अपने पैसे ख़त्म हो जाएंगे और मैं मार्केट में जाऊंगा, मुझे दोबारा जॉब मिल जाएगी। जब मेरी उस स्टेट में था मैं मेंटली, और जब मैं दोबारा जॉब के लिए गया, मार्केट में जॉब्स थी जिस फील्ड में मैं था एक्सपीरियंस पे, जब मैं दोबारा गया उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे और मैं इतना ज़्यादा ब्लैंक था कि मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे सका। सो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी से अगेन रिजेक्ट हुआ उस इंटरव्यू में। वहाँ से डिप्रेशन और बढ़ गई। मैंने जो मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि मैं तो दोबारा से आ जाऊँगा, वो मुझसे फिर नहीं हो सका, मेरा कम बैक नहीं हो सका। स्टॉक्स को देखते हुए, कंपनीज़ को देखते हुए, बिज़नेस को देखते हुए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बिज़नेस की कुछ नो हाउ तो है, दोबारा जॉब में नहीं जाना, तो एक छोटा सा कोई स्टार्टअप शुरू करता हूँ। दुबई गया, वहाँ पे एक लाइसेंस लिया ट्रेडिंग कंपनी। ये कब की बात है अभी? 2000? अब ये 2015-2016 का जो टाइम था वो है। अब वहाँ गया, एक कंपनी का लाइसेंस लेके काम करना शुरू किया। लाइसेंस भी किसी से बोरो किया हुआ था, एक दोस्त थे, उनकी कंपनी बंद पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा लाइसेंस मेरे पास है, तुम प्रोजेक्ट कर लो और मुझे कुछ परसेंटेज दे देना। आई स्टिल रिमेंबर यू अगेन, एक आपने वाकया बयान किया था जिस वक्त आप उबर या करीम करके गए थे और आप गलत जगह चले गए थे और आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप सही जगह पे जाते, वो कोई इंटरव्यू के लिए था। सो वो अब दुबई वाला, अब जब मैंने यहाँ से ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्टॉक्स को अब नहीं करूँगा और ये मेरी बस की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया इसको। समझे, मैंने स्टॉक्स को ख़त्म कर दिया। मैंने देखना भी छोड़ दिया उसको कि पैसे डूब गए तो डूब गए, मुझे आगे का सोचना है। आगे के लिए मैं गया जब दुबई, एक अच्छी जो सबसे करीबी डेस्टिनेशन जिसको समझा जाता है और जॉब्स के लिए, और अच्छी वहाँ पे सैलरीज मिल जाती हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने ऑप्ट किया, मैंने कहा यार ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ जाके कुछ दिरहम्स में पैसे बनाते हैं, जो लॉसेज हैं वो 2-3 साल में रिकवर कर दूँगा। तो वो जब वहाँ गया, ज़ाहिर है एक प्रोजेक्ट मिला और कुछ और इश्यूज़ हो गए वहाँ पे मेरे साथ। तो एक प्रोजेक्ट के बाद वो भी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। अब मैं वहाँ पे बिल्कुल ही जॉबलेस था, ना मैं कोई प्रोजेक्ट कर सकता था, ना मैं कोई जॉब कर सकता था। अब अगेन मैं उसमें आ गया हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने को, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो वैसे ही एक दिन ख़यालों में, ज़ाहिर है जब आप सोच रहे होते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो मैं सोच रहा था मैंने ये स्टॉक लिया, कुछ लिया, तो एक दफ़ा मेरे जहन में किसी ने स्टॉक्स में डाला था कि टेक्निकल्स कोई चीज़ होती है, इसके बेसिस के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा रिसर्च की तो बहुत सी बुक्स मुझे मिलना शुरू हो गई। अब जब बुक्स मिलना शुरू हुई तो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े तो मुझे समझ आया। मैंने कहा यार ये तो प्योर साइंस है और इसको समझना चाहिए। और जब मैंने इसको बुक्स को पढ़ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना, अगर ये पैटर्न्स हैं या ये जो किताबों में कैंडल स्टिक्स या ये जो स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, अगर मैं इसको कोड करना शुरू करूं, क्योंकि मैं इंजीनियर था और मुझे ये पता था कि एआई का दौर है और ये सब कुछ, तो मैंने फिर इस तरह के बॉट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं ये सोचता था कि मैं इस बुक से अगर कोई इंडिकेटर या मैं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कोड करके और उसके ऊपर मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करूं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि मैं फिर मेरा कंप्यूटर मेरे लिए काम करेगा और मुझे ख़ुद से कुछ नहीं करना पड़ेंगे। वो जो इमोशंस आती थी बीच में कि यार हर 25 पैसे के अंदर प्रॉफिट बुक कर लो, फिर मिल जाएगा, फिर ले लेना, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या पता पूरी राइड्स लेना शुरू कर दूँ, मेरा बॉट मुझे 2-4 ऐसी ट्रेड्स करा दे कि मैं थोड़े से पैसों से ज़्यादा पैसे बनाना शुरू कर दूँ। अब जब मुझे कोई और काम नहीं था तो मैं फुल टाइम इस चक्कर में लग गया और मैंने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया इसके चक्कर उसमें। जो आप ये बात कर रहे थे कि उबर और करीम वाली, अगेन जब मैं प्रोजेक्ट्स और जॉब्स के लिए देख रहा था, ज़ाहिर है वहाँ पे वैकेंसीज़ आप अप्लाई करते हैं और समटाइम्स आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है। मैं ग़ालिबन किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना चाह रहा था, तो मैं प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। मतलब ये वो वाला टाइम था कि जब मैं सोचता था कि मेरे पास अगर 20 दिरहम्स हैं, 25 हैं, तो मैंने दिन में नाश्ता ही करना है और फिर रात का खाना खाना है, बीच का एक खाना मुझे स्किप करना पड़ता था। तो वो फाखो वाला टाइम आया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी भी मैंने इस चीज़ को वो नहीं किया कि मज़ीद डिप्रेशन में नहीं गया। वहाँ पे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मेरी उस टाइम जो कनेक्शन था अल्लाह से वो बहुत बढ़ गया था। मतलब मैंने इतनी नमाज कुरान बिल्कुल रेगुलर हो गया था
और जब मैं ये पढ़ के आता था नमाज़ कुरान और तो मुझे डिप्रेशन फील ही नहीं होता था, सही है। और वहाँ से मेरी सोच बदलना शुरू हुई और मैं मेहनत करने लग गया। तो जब मैं प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, रमज़ान के दिन थे और गर्मी थी, शदीद गर्मी, मेरे ख्याल में 42-43 पे चल रहा होगा। मुझे करीम आई गेस उबर था, तो वो जो मैप था उसने कोई गलत एड्रेस दिखा दिया और मैं कोई 1 ब्लॉक पहले या 1 किलोमीटर पहले उतर गया। अब रोज़े की हालत, गर्मी में सूट पहना हुआ, ज़ाहिर प्रेजेंटेशन देनी थी। तो अब 1 किलोमीटर जब मुझे चल के जाना पड़ा रोज़े में, ज़बान बाहर, हलक खुश्क, पसीने टपक रहे, तो मैंने कहा अगर आज मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं ठीक है ये काम करूँगा, नहीं मिलता तो मैंने अब नहीं बाहर निकलना और इस तरह से वो करना कि इसके पीछे जा रहे हैं कि यार कोई नौकरी है या कोई काम है तो बता दें। तो वो मेरा आखिरी वो था। और उस टाइम में जब चल रहा था गर्मी में और बुरी हालत में रोज़े में था, तो मैं दुआएं ये कर रहा था अल्लाह कोई ऐसा काम करवा दे कि ना सिर्फ मेरा भला हो, बाकियों का भी भला हो जाए। मेरे ख़्याल में अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुन ली। तो मुझे ये लगा कि वो वाकई उस टाइम फ़ौरन दुआ कबूल हुई है। और उसके बाद फिर जब मैं उधर गया, जिन्होंने मुझे बुलाया था प्रोजेक्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, वो नहीं थे वहाँ पे। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और उस टाइम मेरे पास अब वापस आने के भी पैसे नहीं थे, वो इंडस्ट्रियल एरिया था और काफ़ी दूर था। तो बहरहाल पहुंच गया किसी तरीके से वापस। जब वापस आया तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ये जो फील्ड है बॉट्स की और एआई की, जिसके ऊपर अब मैंने काम करना शुरू कर दिया, अब मैं इसको फुल टाइम देता हूँ। और ना सिर्फ इसलिए कि मुझे उसमें पैसे नज़र आ रहे थे, मुझे उसमें मज़ा आने लग गया था। मुझे जब आपको ये कोई बताए ना तुमने ये भी गलती की थी, तुमने ये भी गलती की थी, तुम ये नहीं करते तो इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते थे, अगर ऐसा कर लेते तो शायद और अच्छा रिज़ल्ट आता। तो वो जितना मेरा एक्सपीरियंस था और जितनी मैंने साइकी लोगों की सराउंडिंग्स में देखी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के दौरान, वो सारे पॉइंट्स में लिखता चला जाता था। और मैं उसको उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए कि इसको कैसे टैकल करेंगे, इन इमोशंस को कैसे टैकल करेंगे, मैं उस एल्गो की या बॉट की ट्रेडिंग को बनाने में, प्रोग्रामिंग में लग गया। सो उस पर बहुत मेहनत की। जाहिर है अगेन बॉट उस टाइम नहीं बना था, सही है, लेकिन मैंने इतनी रिसर्च कर ली थी कि मुझे समझ आने लग गई थी कि अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, बाय चांस मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट बन गया उसकी वजह से। सो बेसिकली ना वो एक यूएस का मैं इन्फ्लुएंसर देख रहा था, सो वो हमेशा बात करता है इग्नोरेंस डेट की। इग्नोरेंस डेट ये होता है कि बेसिकली आप कितना लॉस करते हो एक स्पेसिफिक नॉलेज के ना होने का। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपके केस में यू बेसिकली 2 मिलियन से 12 मिलियन से लोगों का पैसा से लिक्विडेट और एक स्पेसिफिक डिप्रेशन में आए, वो सारा आपका डेट था जो कि आपको इस चीज़ पे उसने बताया कि व्हाट यू नीड टू बेसिकली लर्न टू बेसिकली ओवरकम जो चीज़ें आपने की हुई थी। सो जब ये चीज़ें फिर हो रही थी, उसके आगे की क्या स्टोरी है, फिर किस तरह फिर आपने मार्केट में दोबारा एंट्री की फिर? अच्छा, उसके बाद फिर अब जाहिर है पैसे तो थे नहीं और ये काम पैसा मांगता है। मुझे 2 बातें मेरे दोस्तों की याद रह गई थी जो मुझे आज तक याद है। एक, मेरे दोस्त ने कहा था ये नहीं सोचो कि तुम्हें लॉस हुआ है, ये सोचो कि तुमने मार्केट को पैसा दिया है, अब स्मार्टली तुमने उनसे वापस लेना है, कैसे लोगे, सही है। तो ये सवाल मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था और मैं इसके ऊपर लगा रहा। और दूसरा, मुझे एक और मेरे दोस्त ने कहा कि पैसे से पैसा तो तुम बना लोगे, आर्ट तो वो है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं और तुम्हें पैसा बनाना है। तो ये 2 बातें मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस टाइम समझ आई। और जब मैं एल्गोज़ और ये बॉट के ऊपर काम कर रहा था, जब मुझे मार्केट मूव्स पता चल रही होती थी कि इस तरफ की डायरेक्शन होने वाली है, तो जिन फ्लैट में मैं रह रहा था वहाँ पे जो मेरे फ्लैटमेट्स थे, या बाहर में अगर अपने दोस्तों से मिलने जाता था तो मेरे हाथ में MT4 चल रहा होता था। मैं कहता था ये देखो, और मेरे हाथ में डेमो अकाउंट होता था। कहाँ मैं मिलियन ऑफ रुपीज़ के अकाउंट्स ट्रेड करने वाला, मैं डेमो के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। सो मैं डेमो के ऊपर ट्रेड करके उनको बताता था ये देखो मैंने भी $200 बनाए इस मूव में 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, बेसिकली 5 मिनट्स कैंडल्स पे। सो मैं उनको कहता था, वो बड़ा इम्प्रेस होते थे, यार अगर तुम्हें इतना आता है तो क्यों नहीं कर रहे हो। अब
ये वाली स्टोरी किसी को नहीं पता थी कि मेरे इतने स्टॉक्स में लॉसेज हैं और मैं इतनी क्राइसिस में हूँ इस टाइम। कभी मैंने शो नहीं किया इस तरीके से, अल्लाह का शुक्र है। तो वो एक मेरे दोस्त ने फिर मुझे कहा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो काम शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट्स पे, तो मुझे बताना। इससे पहले तो मैंने तौबा कर ली थी कि किसी से पैसे लेने ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत बुरा था। खैर अगेन जब मैं ये सारी रिसर्च कर रहा होता था वो तो एक जब आप जाहिर है जब आप इसी तरह की सारी रिसर्च कर रहे हो तो फिर आपके एड्स भी उसी तरीके के पॉपअप होते हैं। तो एक दिन एक ऐड आया कि फॉरेक्स का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, सो $100 से पार्टिसिपेट करें और विनिंग प्राइस $20,000 है और गाड़ियाँ और ये वो इस तरह का। तो मैंने कहा कि यार अब वो वाली बात याद आई, आर्ट तो वो है कि बग़ैर पैसों से पैसे बनाने, तो आर्ट आ गया जहन में। अब जब मार्केट मूव्स इतनी थी, सब कुछ था, अब हालात ऐसे थे कि वो $100 भी नहीं थे। तो मैंने जाके एक दोस्त को कहा, जिक्र किया, मैंने कहा ये देख ऐसा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं, पता नहीं एक गट्स थी, एक फीलिंग थी कि मुझे लगता है कि मैं इस दफ़ा कर लूँगा, क्योंकि जितनी मेरी उस टाइम नॉलेज हो गई थी और एक दिन रात अगर आप घुसे हुए हैं किसी चीज़ में और रिसर्च किए जा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर उससे जब डिस्कस किया, उसने कहा ये मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, तुम जाओ काम करो, जाओ पार्टिसिपेट करो। अब उस कॉन्टेस्ट में जब पार्टिसिपेट किया मैंने, तो मुझे याद है फर्स्ट ट्रेड मैंने की, मैंने $100 डाले। पहली ट्रेड मैंने ओपन की, मेरे हाथ लरज़रे और मुझे वो फीलिंग्स आज तक याद है। मैं हमेशा याद करता हूँ कि यार कहाँ मैं इतने करोड़ों के ट्रेड करते हुए नहीं घबरा रहा होता था, कहाँ मुझसे $100 की ट्रेड नहीं बिक हो रही। सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था, डेमो के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। जब मैंने ट्रेड की पहली ट्रेड, अब जाहिर है कॉन्टेस्ट में आपको जल्दी पैसे बनाने हैं, आपको टॉप पर आना है, दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स में से आपको एक ट्रेडर बनना है। तो मैंने जब पहली ट्रेड की, वो मेरे ख्याल में 20 से 25 मिनट के अंदर ही वो वॉश हो गया। अच्छा। सही है। जब वो वॉश हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, असर का टाइम हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा दोबारा से उसी डिप्रेशन में चला गया कि जहाँ से मैं शुरू हुआ था। नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ के आया, मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार सॉरी मुझसे नहीं होता। कहते वो बाकी पैसे भी तो थे, किधर गए वो, उसने मुझे ज़्यादा दिए थे। मैंने कहा यार वो रखे हुए, वो तुम ले लेना मुझसे। कहने लगा नहीं, तू एक काम कर, तू रिफ़्रेश कर, फिर से एंटर हो कॉन्टेस्ट में। सो मैं दोबारा मैंने रीसेट किया। उस दिन फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। फिर मैं सारा दिन सोचता रहा, गुस्सा था अपने ऊपर, सही है, कि ये मैंने क्या किया। अगेन वो वाली जो मेरी ट्रेड थी, वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाली ट्रेड थी। मुझे जो पहली ट्रेड थी कि मुझसे अगर मिस हो गई, फोमो में ये मुझसे मिस हो गई तो शायद मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, और मेरे सेटअप पे नहीं थी, मेरे लेवल्स पे नहीं थी। फिर मैंने सोचा यार, मैं सारा दिन उस दिन सोचता रहा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं पहले कर रहा था, मैंने अपनी गंदी आदतें नहीं ख़त्म की, इसका ये मतलब है। लेकिन एटलीस्ट इस दफ़ा ये पता था कि गलती क्या है और क्यों हुई, और वही चीज़, और वो मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का सारा। जब उसके बाद मैंने पहली दफ़ा फेलियर था, उसमें तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या। हाँ, उसमें पता था कि एटलीस्ट हुआ क्या। उसमें एग्जैक्टली यूँ पता था कि इतनी बुक्स पढ़ ली, इतनी रिसर्च कर ली, और सब यही लिखते थे कि आपकी लड़ाई आपकी अपने आप से है। जो आपके अंदर का इंडिकेटर बैठा हुआ है ना, आप उसके इन्वर्स काम करें। सही है। सो ये चीज़ जहन में थी। सारा दिन गुजारा सोचता रहा कि यार नहीं, अब ये काम नहीं करना। अब फिर मैंने क्या किया कि अपने लेवल्स पर जब आएगी ट्रेड उसी टाइम लूँगा, जो मेरे सेटअप थे, मिलेगा काम करूँगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अल्लाह का करना हुआ कि वो $100 को मैंने किए $8,300, 10 ट्रेडिंग सेशंस में विद इन 2 वीक्स। ट्रेनिंग का कॉन्टेस्ट का पार्ट भी थी, जिसको विनिंग थी, और वो बेसिकली आप अपने पैसे को भी बढ़ा रहे हैं और आप उस कंपटीशन पे भी थे। हाँ, तो जब ये कंपटीशन भी आप करते हो, ऑब्वियसली हम भी अपनी ट्रेनिंग में कंपटीशन का पूरा डाला हुआ है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द कंपटीशन, किस तरह आप उसको लेके चल रहे थे? मैंने बहुत सिंपल रखी हुई थी। मुझे ये पता था कि मुझे बेसिकली फॉरेक्स के ऊपर था, मुझे यूके सेशन की प्री ओपनिंग में ट्रैप नहीं होना, मुझे यूएस की प्री ओपनिंग में ट्रैप नहीं होना। सो मैंने जो अपने लिए टाइम निकाला हुआ था, वो यूके और यूएस सेशन का जो ओवरलैपिंग सेशन था, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसके ऊपर अगर मुझे कोई सेटअप मिलेगा तो मैं काम करूँगा। और फॉर्चुनेटली मार्केट में सेटअप्स थे उस टाइम।
सो मैंने हमेशा सेटअप्स के ऊपर ही जाके पोटेंशली सेटअप्स का ये मतलब है कि आपकी परफेक्ट एंट्री हो और परफेक्ट एग्जिट प्लान हो, मतलब चाहे स्टॉप लॉस की शक्ल में हो या आपका टेक प्रॉफिट की शक्ल में हो। सो मैं फुल इन जा रहा था, यानी कि पूरी लेवरेज के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ग्रो करना था। और फिर मैंने उसको ऐसे ही सोचा हुआ था कि 100 के $200 करूँगा, 200 के $400, 400 के $800, 800 के $1600। मैं इस स्ट्रैटेजी जा रहा था कि रोज़ाना मैंने 100% के रिटर्न्स को करना है। तो वो 100% नहीं होते थे, 70-75% हो जाते थे। तो वहाँ से मैंने $100 को किया 8300। अगेन वहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा थी। अब वहाँ पे जो मेरे लिए गेम चेंजिंग था, जो मेरा करियर दोबारा से शुरू हुआ, रिवाइव किया मैंने, उसमें ये था, पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर रहा होता था, ज़बरदस्ती नहीं भी समझ आ रही तो ट्रेड ले ली कि चलो देखते हैं क्या होता है। इस कॉन्टेस्ट में मैंने अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर लिया कि मैं, आप ये समझे, 20 घंटे तो मैं सोचता था कि ये यहाँ पे ये लेवल्स आएंगे। मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि ये मेरा लेवल है, मेरे इस जोन में आएगा तो मैं ट्रिगर करूँगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगा। तो वहाँ से जो 10 दिन थे, वहाँ से मैं बहुत बेहतरीन एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना। अब जब मैं कॉन्टेस्ट जीता, अच्छा भाई, भाई ये जो प्रेशर था कंपटीशन में भी कि साथ वाला इतना कर रहा है, वो कितना, उस पर क्या स्ट्रेटजी थी? उस पर स्ट्रेटेजी थी स्कोर बोर्ड देखना ही नहीं है। ऐसे देखना ही बहुत सिंपल। मैंने अच्छा, उन दिनों मैंने व्हाट्सएप वगैरह सब नहीं देखता था मैं ज़्यादा, कि किसी एक का भी कोई ऐसा मैसेज आ गया जिससे आप अगेन उसमें चले गए कि यहाँ से आपका फोकस हट जाएगा। मैं किसी तरीके से भी अपनी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहता था। सो मैं बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा। और स्कोर बोर्ड मैंने सोचा हुआ था मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड का इटसेल्फ अपना प्रेशर होता है। अगर मैं स्कोर बोर्ड देख लेता, मेरे ख्याल में मैं 6ठे दिन के बाद ट्रेड ही नहीं करता। और मैं सिर्फ इस दुआओं में होता, जैसे पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जाती है कि वो हार जाए और मैं जीत जाऊं। वो हार जाए तो पाकिस्तान ऊपर क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं उस वाले स्टेट में जाना ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जहाँ से मुझे प्रेशर फील होगा वो मैं देखूंगा ही नहीं। ये हम बात कर रहे हैं 2016 की। 16 का एंड था और 17 स्टार्ट होने वाला था। और इस टाइम पे आप जॉब कोई नहीं करते, आप फुल टाइम कंपटीशन पे, बस ये इस पे कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था? मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, मेरे पास पैसे ख़त्म हुए थे। मैं वही बता रहा हूँ कि खाने के पैसे नहीं थे, रेंट के पैसे नहीं थे। तो बहुत मुश्किल दिन थे वो। और अब यहाँ पे देखें, एक और चीज़ मैं बताऊँगा। एक प्लान मैंने किया था कि जिस टाइम मैं चाहता था कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँ, फिर उसके बाद एक प्लान मैंने और किया कि मैंने स्टॉक मार्केट छोड़ दी। लेकिन एक प्लान मुझे अल्लाह की तरफ से मिला था कि वो नेचुरली हो गया, कि मैं खुद ही उस तरफ आ गया, कि मैंने बुक्स को देखना शुरू कर दिया। मेरी सोच उस तरफ चली गई कि मैं कोई एक एल्गो या बॉट डिज़ाइन कर दूं जिससे ना सिर्फ मेरा भला हो, बाकी दुनिया का भी भला हो जाए। तो अब पहले तो मेरी प्लानिंग थी, अब मेरी प्लानिंग नहीं थी। अब मैं दूसरी जगहों से डिसहार्ट होके कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बची नहीं। और फ्री टाइम में मैं कितनी मूवीज़, कितनी सीजन्स, कितनी सीरीज़ देख लेता, कितनी देख लेता। तो कोई एक्टिविटी थी नहीं मेरे पास। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे शौक़ था कि मैं कुछ पढ़ लूँ। जब भी मैं अपनी जॉब में भी था तो मैं सर्च करता रहता था। तो मुझे ये था कि क्यों ना अब इस तरफ पढ़ लें इसके बारे में। सो वो जो पढ़ाई शुरू की, जो रिसर्च करना शुरू की, वो फिर काम आई। अब अगेन यहाँ पे बुक्स पढ़ने से, रिसर्च करने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप एनालिस्ट तो बन जाएंगे, लेकिन ट्रेडर मैं कब बना? जब मैंने वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया कि मेरे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैं सिर्फ अपने इमोशन से लड़ता रहा कि मुझे डिसिप्लिन होना है, मुझे आता सब कुछ है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में बहुत अच्छे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि यार ये बाय कर लो, ये बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे आपने किया, वो कहेंगे नहीं, हम तो सिर्फ बताते हैं। सही है, एक एनालिस्ट में, एक ट्रेडर में यही फ़र्क है। सो ट्रेडर बनना आसान काम नहीं है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। उस पर इमोशंस को कंट्रोल करना, उस तरीके। एनालिस्ट आप बन सकते हैं, आप अपनी रिसर्च करें, आप रिसर्च के ऊपर, चाहे आप चार्ट्स के ऊपर कर रहे हैं या फंडामेंटल के ऊपर कर रहे हैं, वो रिसर्च आपकी होती है और वो काम भी आती है। लेकिन उसके लिए जो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, जो डिसिप्लिन होना है, ट्रेडर बनना सबसे मुश्किल काम। जो मुझे लगता है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल टाइम था वो $100 का ख़त्म होकर दोबारा $100 से स्टार्ट करना था। और
आई थिंक अगर आपकी एजुकेशन ना होती ना कि जो आपने दी थी उस पर्टिकुलर $100 को अगेन वही गलती करने की जो पहले की थी, इस दफ़ा जो दूसरी दफ़ा आपने विद इमोशंस पे कंट्रोल, डिसिप्लिन, जो की चीज़ें आपने जो मैं देख भी रहा होता हूँ वो मैं आगे डिस्कस भी करूँगा, दोज आर द थिंग्स जिसने आपको कंपटीशन पे विन किया। बट द मेन थिंग अगेन वाज कि जो लर्निंग वाला पूरा एक आपका पोर्शन था जिसने आपको हेल्प की दूसरी दफ़ा एंटर होके सही तरीके से वही काम करने की, जो पहली दफ़ा तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता था, दूसरी दफ़ा भी आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में फोमो में चले गए, तीसरी दफ़ा फिर आपने सारी चीज़ों को एक किया, उसको अलाइन किया और फिर उसके ऊपर वो चले गए। ऐसा ही है। और आप अगेन वही बात है कि वहाँ से पढ़ के आपने नॉलेज ली, लेकिन आप में इतने गर्ड्स, आपके इमोशंस से कंट्रोल होना चाहिए कि आप अच्छे ट्रेडर। अब इसमें मेरी जो मैं कॉन्टेस्ट के दौरान भी जब मैं ट्रेड्स ले रहा था, जो मेरी नेगेटिव ट्रेड्स जाती थी, हाथ पांव फूल जाते थे, क्योंकि हर ट्रेड के ऊपर इतना रिस्क था कि मैं फिर ज़ीरो हो सकता था। और बीच में बहुत सी दफ़ा मेरे ख्याल में 3 से 4 ट्रेड्स ऐसी थी जो मैंने लॉस में भी ख़त्म की हैं कि मुझे लॉस लेना है। पहले लॉस लेने वाली आदत नहीं थी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि आप बुक्स तो पढ़ लेंगे, आप रिसर्च तो कर लेंगे, ये वैसे ही है जैसे आपने यूट्यूब पे जहाज़ उड़ाना सीख लिया, या यूट्यूब पे आपने डॉक्टर बन के सर्जरी सीख ली, आप सर्जन बन गए यूट्यूब की हद तक, सही, आपने वीडियोस देख ली। लेकिन जब आप ऑपरेशन थिएटर में गए, क्या आप वाकई सर्जरी कर सकते? नहीं कर सकते, सही है। सो ये वही बात है, जब मैंने बुक्स पढ़ ली, रिसर्च कर ली, और जब मैं पहली ट्रेड लेने गया, अच्छा डेमो के ऊपर मैं जैसे बता रहा हूँ कि बहुत इजीली मैं ट्रेड्स लेता था यूँ, मेरे इमोशंस नहीं थे, मेरा पैसा इन्वॉल्व नहीं था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी उस अकाउंट को लेके, तो मैं आराम से ट्रेड करता था और पैसे बनाता था। जैसे ही मेरे अपने पैसे आए या किसी से पैसे लिए, और जब मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो अगेन प्रेशर था, वहाँ पे सारा प्रेशर हैंडलिंग है। सो रिसर्च और लर्निंग ने मुझे ये सिखाया कि आपने क्या कहते हैं, ये गलतियाँ नहीं करनी, डिसिप्लिन रहना है, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, आप दुनिया की कोई भी फील्ड ले लें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, 6 महीने 8 महीने 9 महीने कोई काम नहीं हो रहा होता, बंद करके चले जाते हैं। सही है, रिस्क लेना पसंद ही नहीं है, या उस तरीके से वो एफर्ट नहीं कर पा रहे होते। सो उनका प्लान इतना सॉलिड नहीं होता कि वो मार्केट में एटलीस्ट 2 साल तो सर्वाइव करें। सो आप देखते होंगे हर दूसरे दिन स्टार्टअप्स बन रहे हैं, हर दूसरे दिन बंद हो रहे हैं। सही है, तो यही एक हाल ट्रेडर का भी होता है, एक अकाउंट लिया, ब्लॉक किया और उसके बाद गायब हो गए। सो कोई रिसर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं है। अगेन साइकोलॉजी मैटर करती है, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो तो। चले, जब ये कंपटीशन जीत के उसके बाद की क्या स्टोरी थी फिर? उसके बाद खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था मैं किन क्राइसिस में हूँ, और ना मैंने किसी को बताया था। तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी खुशी, कहीं जाके चीखूँ, कुछ करूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और कि मैं ही हूँ वो बिल्कुल एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। वो वाली फीलिंग मैं आज तक नहीं भूल सकता जो मेरी पहली ट्रेड पे लॉस हुआ कॉन्टेस्ट में। ये वाली फीलिंग मैं नहीं भूल सकता जो मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी वो इस चीज़ की मिली थी कि मुझे ये पता था कि $8,000 जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा हो गया। जो $20,000 मुझे कॉन्टेस्ट से जो विनिंग प्राइज मिलेगी वो मेरी हो गई। सो मैंने $100 से $28,000 बताए। सो द विनिंग प्राइज वाज $20,000 एंड $100 से $8,300 आपने वैसे किया। हाँ। सो द टोटल प्राइस आफ्टर द होल कॉन्टेस्ट वाज $28,300। हाँ। वो उस टाइम पे क्या रेट था वैसे? मेरे ख्याल में 105-110 रुपये चल रहे थे। बेसिकली आपने, अगर मैं वैसे देखूँ, 12 लाख से स्टार्ट किया, 1.25 करोड़ किया, लोगों के पैसे लेके डुबे, उसके बाद आपके पास तकरीबन 28 लाख रुपया, 30-35 लाख। चले, ये तो समझ आ गई कि पैसे कैसे बनते हैं बगैर पैसे से। अच्छा, फिर वहाँ से अब क्या हुआ कि जाहिर है जब आप एक हाईलाइट होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर तो जो था उसने मुझे एक कांटेक्ट पर्सन दिया जो यूके बेस्ड ब्रोकर था, उसको एक टेक्निकल एनालिस्ट की ज़रूरत थी। क्योंकि जो मेरा अकाउंट्स मैनेजर था फॉरेक्स में, वो बेसिकली उसको मैं बताता था कि देखो आज ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। वो बड़ा इम्प्रेस था, और जब मैं कॉन्टेस्ट जीता तो उसने कहा यार वाकई में कोई बात तो है। तो 2-3 ब्रोकर्स जो यूके बेस्ड थे उनके लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पोस्ट करना शुरू किया। वहाँ से मुझे कोई £500 मिलते थे एज अ फ्रीलांसर। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब मुझे ये पता था कि
स्किल से भी पैसे बना सकते हैं। स्किल से भी पैसे बना सकते हैं। मेरा बॉटम लग गया है मेरी हायर हाइज एंड हायर लोस की सीरीज शुरू हो गई है। सही है। सो वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश था। फिर जब मैंने ये सारा कुछ देखना शुरू किया तो मैं दोबारा से, वो गुस्सा तो था कि स्टॉक्स ने पाकिस्तान में मैंने इतने बड़े लॉसेस किए। सो मैंने देखा कि वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही थी उन दिनों, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर। मुझे ये पता था, कर रहे थे साथ साथ करके। अब जब मैंने दोबारा देखना शुरू किया मुझे ये पता था कि ये बेरिश है, नीचे ही जाएगी, नीचे ही जाएगी, एंट्री नहीं लेनी। हाँ, एंट्री नहीं लेनी। सो मैं इंतज़ार करता रहा और फिर मैंने उसके ऊपर भी एनालिसिस करना शुरू किए। और जो मेरे इधर पाकिस्तान में ब्रोकर था, जो इधर के मेरे ब्रोकर का ट्रेडर था, उसको मैं फिर बताता रहता था अभी बेयर है मार्केट, अभी देखना है इस तरह, इस टाइम के बाद। अच्छा, मैं टाइम साइकिल्स की जो एनालिसिस था वो भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहा था। तो मैंने फिर बताया इतने टाइम पे ये ऐसे होगा तो ये बढ़ना शुरू हो गया, और वो होना शुरू हो गया। सो फिर मैंने ये सोचा कि ये टाइम है कि पाकिस्तान नी स्टॉक मार्केट में जाके किसी तरीके से काम शुरू करें, अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद क्या कहते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट फ्रीलांसिंग सर्विसेज शुरू की जाए। सो मैं एक ब्रोकर के पास पेर्ल सिक्योरिटी। ये पाकिस्तान में कब वापस आए आप? 2018 था, 17 17 का एंड हो चुका था, जैसे 18 का स्टार्ट था, उस टाइम आया। मार्केट शदीद बेरिश थी, आई थिंक पीटीआई आई थी उस टाइम, और वो मसले मसाइल चल रहे थे। तो जब मैं आया तो मैंने जितना मेरी जो सक्सेस स्टोरी रही पिछले 6 महीने की। तो जब आप वापस आए, अभी आपको पैसे का मसला नहीं था, आपकी एक पैसिव इनकम सॉर्ट ऑफ, आप एक अपनी सर्विसेज के थ्रू कमा रहे थे। वो आप दुबई में भी कमा रहे थे, वो पाकिस्तान में है, वो इसी तरह कंटिन्यू ही रही। एग्जैक्टली, डिपेंडेंसी वो तो मैं कहीं भी चला जाता। मैं रिमोट जॉब थी। अब यूके के लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कहीं से भी बैठ के काम करें। सेकेंडली जो MT4 के ऊपर ट्रेडिंग होती है वो दुनिया से भी बैठ के कहीं से भी काम कर सकते हैं आप। सो जब पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में PS6 में स्पेशली टेक्निकल्स को बुरा समझा जाता था, और जब मैं उसके चार्ट देखता था मैं कहता था यार ये तो 70 to 80% उसके ऊपर प्ले कर रही है मार्केट, तो क्यों नहीं लोग इसको समझते। मैं तो 2016 से हूँ, मैंने तो टू बी ऑनेस्ट चार्ट्स को कभी देखा ही नहीं कि चार्ट्स भी कुछ होते हैं। हम तो एक आँच पे चलते हैं ना, ऊपर जाने वाली है, सीपे का आने वाला है, ये होने वाला है, ले लो सारे पे ले लेते थे। फिर एकदम समझ आती थी नहीं नवाज शरीफ साहब को ये कर दिया तो ये। और पता है जिस टाइम पे वो डिसीजन आया था कि PMLN के नवाज शरीफ को निकाल दिया गया है, पीक लगा था मार्केट का, एकदम सब कुछ 5-6% के ऊपर पूरी मार्केट ने कैप किया था। एंड द नेक्स्ट डे वो लेवल फिर दोबारा नहीं आए, जिन्होंने माल छुपाना था वो कर दिया था। खैर फिर क्या किया आपने? तो जब मैं पाकिस्तान आया, ये मैंने ब्रोकर को एक प्रेजेंटेशन दी, मैंने कहा ये देखें मेरी वहाँ की मार्केट्स की, बाहर की मार्केट्स की ऐसी सक्सेस स्टोरी, और मुझे लगता है कि ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे सर्विसेज दूँ, चार्ट्स देख के बताऊँ और उसके ऊपर लेवल्स बताऊँ कि यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे एग्जिट करें, सो ब्रोकर के लिए भी फ़ायदा है, मार्केट भी हेल्दी होती है क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। सो उन्होंने मुझे 2 महीने के लिए आई थिंक उन्होंने पर्ल सिक्योरिटी, अच्छा ये मैं उनको हमेशा से इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा कोई भी नहीं करता। पाकिस्तान में जितने ब्रोकर्स के हालात ख़राब रहे हैं वो कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और उन दिनों शदीद मंदी थी मार्केट में, परफॉर्म नहीं कर रही थी, वॉल्यूम्स भी ड्राई थे, और एक ब्रोकर मेरे ख्याल में लॉस में ही होगा उस टाइम। तो बहुत बड़ा उनका स्टेप था, ये डिसीजन उनके लिए उनका बहुत मुश्किल था, और वो था कि एक ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करना जिसके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है, एक इंजीनियर था लेकिन उसके टेक्निकल्स काफ़ी साउंड है, और उस टाइम मार्केट में टेक्निकल्स को अच्छा भी नहीं समझा जा रहा था। अकाउंट भी वहाँ पे ही था पहले, वहाँ पे और था, उसकी वजह से कनेक्शन पहले ही बिल्डअप था। हाँ, अकाउंट जो ब्रांच मैनेजर थे वो जानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एनालिसिस करके दें, 3 से 4 चार्ट्स, जिसके ऊपर हम देखेंगे आपको कि वाकई परफॉर्म भी कर रहे हैं या नहीं। तो जब मैंने एनालिसिस उनको देना शुरू किया तो वो वाकई उस तरीके से उन लेवल्स को आके टेस्ट भी करते थे, बाउंस भी करते थे, और वो परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हायर किया। ये वो टाइम था जब मैं ये सोचता था उस वक्त कि क्यों नहीं पाकिस्तान में टेक्निकल एनालिस्ट को अच्छा समझा जाता। तो जब मैंने एक कन्वेंशनल टेक्निकल्स की रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की जो मार्केट में सर्कुलेट होती थी, या जो टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हुए थे, वो बेचारे
2-3 इंडिकेटर्स को पकड़ के और उसको ही ट्रेड कर रहे होते थे। तो टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स का काम नहीं है। मतलब आपको चार्ट्स को समझना आना चाहिए। ये थोड़ी कि एक लाइन इंडिकेटर की आ रही है, ऊपर चली गई तो बाय कर लो, नीचे आ गई तो सेल कर दो, ये कौन सा तरीका है? सो इंडिकेटर्स तो बेसिकली लैगिंग होते हैं। तो मैं तो अपने जब भी टेक्निकल्स कर रहा होता हूँ मैं उसमें ये कह देता हूँ कि इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करना तो हराम है। तो अगर इंडिकेटर्स इतने ही अच्छे हैं और इतनी अच्छे परफॉर्म करें तो क्यों नहीं उनके ऊपर बॉट्स बन चुके होते और वो परफॉर्म कर रहे होते, रिजल्ट्स दे रहे होते। सो इसका मतलब है कि वहाँ पे ये लोग शायद ज़्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में थे कि और टेक्निकल्स को यही समझा जा रहा था कि 2 इंडिकेटर्स के ऊपर आपने बाय सेल करवा दिया। सो बेसिकली जो सर्कुलेट कर रहे होते थे वो सिग्नल्स वो खुद भी इतने साउंड नहीं थे टेक्निकली। तो पाकिस्तान में एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ था स्टॉक मार्केट में, टेक्निकली मार्केट प्ले नहीं करती, मार्केट न्यूज़ पे चलती है। नो डाउट न्यूज़ पे चलती है, लेकिन न्यूज़ उससे पहले ही आपको चार्ट पे रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर कोई कंपनी साइडवेज एक्यूमुलेशन फेज में चल रही है, रेंज में चल रही है, इसका मतलब है कि वो जमा हो रहा है माल। जब वो जमा हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद वो एक कोई खबर लगा देते हैं और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। मतलब न्यूज़ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था और ये काफ़ी हद तक लोगों ने फिर जिन लोगों ने देखना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, फिर उनको समझ आई कि टेक्निकली चीज़ें परफॉर्म करती हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पल्स सिक्योरिटीज़? पहले 2 महीने में क्या एक्सपेक्टेशन थी? यू मीट योर एक्सपेक्टेशन या क्या, किस तरीके से फिर जो मेरी सैलरीज थी उसकी आधी थी, जो मैं पहले कंपनीज में सैलरीज लेता रहा उसकी आधी थी। मुझे सैलरी से कोई कंसर्न नहीं था उस टाइम, क्योंकि जब मैं पाउंड में और डॉलर्स में मैं पैसे बना रहा था, इतने कर रहा था कि मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में रख सकता था। तो मुझे उस टाइम सैलरी की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे ये था मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए। ज़ाहिर है ऑफिशियली ब्रेक थ्रू लेना मुश्किल होता है। सो जब उनका टैग लगा तो जाहिर है वो एक बहुत बड़े ब्रोकर थे, मुझे भी फ़ायदा हुआ और उनको भी मुझसे फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा हुआ और उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। तो वो मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए। मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा उनके साथ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो लीड्स कैसे लाते थे आप? अगेन यहाँ पे मार्केटिंग टेक्टिक्स भी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं पढ़ा लिखा था तो समझ आती थी कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने बॉट को उस टाइम शुरू किया जब AI का लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में था जहाँ पे ये सारी बातें होना शुरू हो चुकी थी। अब लोगों को अब जाके पता चल रहा है 6 साल के बाद। तो मुझे आइडिया था कि ये होता है, तो इंजीनियर भी थे तो वहाँ से फ़ायदा हुआ। अब मुझे ये पता था कि सोशल मीडिया की बहुत पावर है और मैंने कहा क्यों ना एक फ़ेसबुक पेज बनाया जाए। फेसबुक पेज के ऊपर अगर मैं अपना काम दिखाऊं दुनिया को तो लोग आएंगे और अकाउंट्स ओपन करेंगे। मैं उनको कोई अच्छे सिग्नल्स एनालिसिस दे दूंगा। है ना, वैसे आई थिंक आप बहुत बुरे उस तरीके से पाए जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस एनीवन टू कम एंड वर्क विद यू। लेकिन जो फेसबुक का पेज बनाया था, आई थिंक दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ मास्टर स्ट्रोक ही मैं कहूँगा, विच became your identity later works as well. So वो जो ट्रेड विद फराज के ऊपर जो एनालिसिस थे जो आपने पब्लिक करना स्टार्ट किया, व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक, या क्या आपने उसका इम्पैक्ट क्या देखा है, किस तरह की? रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त और बहुत मैसिव था। उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आ तो गया हूँ उधर, अब मुझे लीड्स, कस्टमर, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। एक ब्रोकर को अगर मुझे फ़ायदा देना है या मुझे खुद से अपनी कमीशन जनरेट करनी है तो मुझे कैसे लीड्स मिलेंगी, कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही थी। और मैं अपने सर्कल में कितने लोगों को जानता था, जिनको भी जानता था वो जाहिर है कि वो कितना आके इन्वेस्ट करते थे। सो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से मुझे लगे कि जहाँ मुझे समझ आए कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बन सकती हैं, लीड्स मुझे मिल सकती हैं। तो वो मैंने ऑप्ट किया कि मुझे लगता है कि फेसबुक पेज ट्रेड विद फराज। जब मैंने चार्ट्स डालना शुरू किए और चार्ट्स प्ले होना शुरू हो गए, जो बता रहा होता था वही हो रहा होता था, तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं आता था। मुझे ये भी याद है कि इतनी एक्यूरेट और इतनी एक्यूरेसी के साथ सिग्नल जा रहे होते थे कि अगर मैं ये लिखता था कि 42,500 के करीब आज शायद मार्केट बंद हो जाए, तो समटाइम्स ऐसा होता था 42,500.5 पे क्लोज हो रही होती थी। सो इतनी एक्यूरेसी थी। तो लोगों को समझ आना शुरू हुई कि यार नहीं, इसमें वाकई में कोई बात है, तो ये इस तरीके से काम करा रहा है। तो काफ़ी वहाँ से फॉलोइंग बढ़ना शुरू हुई। फिर जब मैंने उनको ये कहा कि मैं कोई सर्विसेज नहीं लेता, अगर आप मेरे पास अकाउंट ओपन कर लें तो मैं आपको और बेहतर गाइड कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लीड्स आना शुरू हुई, अकाउंट्स ओपन होना शुरू हुए
और ये अब मैं बात कर रहा हूँ 2018 ऑनवर्ड्स 13 ऑनवर्ड्स एज वेल, जब वो मार्केट यहाँ पे बॉटम लग रही थी, बॉटम भी लग रही थी। मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी को करूँगा क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मैंने भी आपको ट्रेड विद फराज के थ्रू ही रीच आउट किया था। सो अगेन कोई आइडिया नहीं था टेक्निकल्स क्या होते हैं, एक भाई का कोर्स था वो मैंने ज्वाइन किया। सो एटलीस्ट ये समझ आई भाई गिरती हुई मार्केट में भी पैसे बनते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले तो यही था कि ले लिया है तो तभी पैसे बनेंगे जब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, या सेल करके बाहर बैठ जाओ या बाय नीचे लेवल पे ले लो या ऊपर लेवल के ऊपर ना शॉर्ट सेल कर दो। शॉर्ट सेल क्या होता है कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। अच्छा, जब मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट था ना, तो मुझे एक एक्सेल शीट दी थी और एक्सेल शीट ने ना आई वॉज टोटली मेस्मराइज किया यार, एक्सेल शीट के ऊपर आप अपनी ट्रेड को लॉग ऐसे कर सकते हो, लॉन्ग पे ये होगा, शॉर्ट पे ये होगा। सो आई ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टार्टअप तो मैं कर ही रहा था और माशाल्लाह एक मैंने पूरा बिजनेस डुबो ही दिया था तकरीबन, तो मैंने एक बंदा हायर किया। मैंने कहा यार एक्सेल शीट के ऊपर ना एक फॉर्म बना दो जिसपे पोर्टफोलियो ट्रैकिंग हम ये करें, एंड देयर स्टार्टेड द जर्नी ऑफ सरमाया एज वेल। अच्छा, एक टाइम ऐसा है ना वेयर आई थॉट कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो ट्रेनर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है अगर ट्रेनर इसको इस तरह यूज़ करे। सो आई गेव ए डेमो टू दैट पर्टिकुलर ट्रेनर एज वेल कि यार मेरे ख्याल में ना आप जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, इसको हम स्ट्रक्चर करके ऐसे करके हम डाल सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, आप इसको एम्बेड कर लें प्लेटफॉर्म के साथ। मैं ऑलरेडी जो भी ट्रेड्स होंगी उसके जो एनालिटिक्स होंगे वो एक्सेल की जगह ना हम रियल टाइम मार्केट्स पे भी रख लेंगे। सो मुझे याद है मैं क्योंकि मेरी एक अपनी कंपनी ABC डाटा IT की थी, सो हमने ट्रैवल करना था थाईलैंड में और ट्रैवलिंग जो थी वो लाहौर के वे प्लान थे, हम इस्लामाबाद में थे। सो ही वॉज बेस्ड इन लाहौर एज वेल। सो आई बेसिकली वेंट टू हिम, हमने डिनर किया, आई बेसिकली गेव हिम एन आइडिया। मुझे तब तक नहीं पता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, एंड ही गेव मी द स्टैटिस्टिक्स। और मैं आई थिंक वो पूरी फ्लाइट में बड़ा डिप्रेस रहा कि 30,000 लोग हैं और ऑब्वियसली ऊपर से मार्केट बेरिश, बंदा है ही नहीं कोई पैसे लगाने के लिए और आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के सोच रहे हो जो वो कर रहे हैं। लेकिन ही बेसिकली रिफ्यूज़ और आई टोटली एग्री विद हिम एज वेल। ऑब्वियसली ट्रेनिंग चल रही है, लोग आ रहे हैं, वाई ही वुड शेयर समथिंग विद समवन के जो अभी चीज़ बना रहा है। सो व्हाट आई डिड, मैं बड़ा डिसर्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार अपनी IT कंपनी पे ही काम कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है इस तरह करने की। लेकिन मुझे थाईलैंड में ना एक चीज़ समझ आ गई। मैं एक दफ़ा सोच रहा था, मैंने कहा यार ये प्लेटफॉर्म अगर हम उनको ना टारगेट करें जो कि यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उनको टारगेट करें जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कितना ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस थॉट, और ऑब्वियसली उसके बाद मैंने पहले अमार का कोर्स लिया टू डिज़ाइन द होल प्लेटफॉर्म। फिर आई वॉज लुकिंग फॉर समवन के जो फेस बने, फेस इन द सेंस कि होता क्या मार्केट में ना, आपको भी पता होगा, लोगों को चाहिए कि बंदा सिग्नल दे दे कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो। एंड आई कुड नॉट फाइंड एनीवन जो कि मुझे एक सर्कल में था। तो वन डे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ट्रेड विद फराज का चार्ट देखा, हम नेटवर्क का, ठीक है, और मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो ज़बरदस्त। अब क्योंकि थोड़ी टेक्निकल्स की तो समझ आ गई थी उस कोर्स के बाद कि भाई ये होता है, तो फिर मैं गया GHNI का चार्ट देखा कि जहाँ पे टॉप का था वहीं से रिवर्सल स्टार्ट हुई। फिर मैंने, मुझे याद है आपके एक स्टूडेंट मुनीब का चार्ट, आपने उसकी तारीफ़ की थी कि इसने सीजनल पे, तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी जो शायद मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी वो चीज़ आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हुई। सो आई रीच्ड आउट टू यू कि ट्रेड विद फराज के ऊपर यार मैं, और मुझे अभी भी याद है मैंने आपका नंबर पे टेक्स्ट किया। और नॉर्मली ना मेरी अपनी थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग ऑल दिस फेसबुक ग्रुप इज़ कि जिस बंदे ने फेसबुक का नाम किया ना ट्रेड विद समथिंग या सम मेमन और या समथिंग आजा छे, हाँ, मुझे लगता था कि वो रियल नाम नहीं है। मुझे लगता था यार ये मौसमी है, ये जिस दिन बुलिश या बेरिश होती है सिग्नल चल पड़ते हैं सारे प्रोमिनेंट अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मेरा बहुत ही नेगेटिव सॉर्ट ऑफ होता था कि यार ये लोग ठीक नहीं है, ठीक है। सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई टेक्सटेड यू कि यार मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, वांटेड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ डेमो। तो आप क्या समझते हैं ना कि, एंड आई वाज बेसिकली सरप्राइज कि यू सेड कि यार ये मेरा एड्रेस है, आप मेरे घर आ जाओ, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे जब मैंने आपके साथ मीटिंग की वो अब अगेन 2019 का ही टाइम था, व्हेन आई बेसिकली गेव यू द प्रेजेंटेशन और मैंने ऐप दिखाई। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कहेंगे अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त काम किया, ये किया, क्योंकि मुझे इस तरह का फीडबैक पहले नहीं मिला, और वो बाय द वे अभी भी ऐसे ही है जिससे पहले थी। लेकिन दैट वाज डिज़ाइन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई जस्ट वांटेड टू एम्बेड कि यार कोई बंदा ना लाइफ पे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं उनको एक ना सिग्नल बेस कुछ मिले। तो मैं उस, अब आप वहाँ पे टच बेस करें, जब मैं आया था तो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? अच्छा, पहली बात तो ये, जब आप ऐप लेकर आए मुझे पता था इस ऐप में कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। सो
मैंने खुल के नहीं बोला और मैंने हमेशा तारीफ़ की और मैंने मोटिवेट किया। मैंने कहा जो आप काम कर रहे हैं ये कोई नहीं कर रहा, ये आपको करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, वो हम कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्यों उस टाइम डीमोटिवेट नहीं किया, जैसे एक और ट्रेनर की आप एग्जांपल दे रहे हैं कि उसने साफ साफ बोल दिया कि चलो जी जाओ यहाँ से, मुझे काम नहीं करना आपके साथ। चूँकि मैं उस मार्केट में था जहाँ पे मुझे डेली बेसिस के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म आ रहा होता था कि टेक्निकल्स तो कुछ भी नहीं है। सो मुझे ये पता था कि जब मैं इतनी मेहनत करके मार्केट को कोई चीज़ बता रहा हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान में वो कल्चर ही नहीं है कि आप अप्रिशिएट करें। अभी भी इस वक्त जब हमारी ये पॉडकास्ट जाएगी, अच्छे कमेंट्स से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होंगे, सही है, वो जलन में, हसद में, जो भी आप कह लें। सो एप्रिसिएशन वाला हमारा कल्चर ही नहीं है। और मेरी हमेशा से आदत रही है, अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको कभी डिमोटिवेट ही नहीं करता। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। देखें, हर चीज़ का टाइम होता है। आप पहले दिन ही तो जाके कोई बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा कर देंगे ना, सही, उसके लिए प्लानिंग चाहिए आपको। तो अगर आप उस स्टेप पर हैं, उस डायरेक्शन पर हैं, तो इसका उस ट्रैक पर हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये पता था कि पोटेंशियल है और जो आप ऐप बना रहे हैं इसको हम इम्प्रूव करके और बहुत बड़ी मार्केट को पिच कर सकते हैं। तो मेरा पहला रिएक्शन कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि जिस फील्ड से आप थे मैं भी कुछ हद तक उसी से ताल्लुक़ रख रहा था। और अगर आप फिनटेक की बात करें तो उस टाइम तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो ब्रोकर्स की ऐप्स थी वो भी बिल्कुल ही मरी हुई होती थी। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो अगर आप उस पे जाना चाह रहे थे पोटेंशियली, तो वो काफ़ी हम कुछ कर सकते थे, जो हमने किया भी है। और कहाँ वो टाइम था कि ऐप को आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल में मेरा यूज़र आईडी ऐप पे 3 है। पहला आपका होगा, दूसरा डेवलपर का होगा, तीसरा मेरा था। तो अब कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 100,000 आई थिंक। नहीं, 50,000 तो रजिस्टर्ड हो गए अभी। हाँ, रजिस्टर्ड अभी भी मैंने ना उसको डिज़ाइन ही डिफरेंट तरीके से किया था। आई थिंक जो चीज़ें मुझे ब्रोकर की ऐप पे नहीं मिली ना, मैं ब्रोकर की ऐप पे जाते ही नहीं हूँ। आप ठीक है, अभी बाय द वे जब मैं बैठा हूँ ना, मिज़ान बैंक ने जैसा 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, अब मैं क्यों जाऊँ ना किसी वेबसाइट पे, मैंने लिया हुआ है, मुझे तब बताओ जब मुझे ज़रूरत है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वाई आई नीड टू बेसिकली लुक एंड सी द मार्केट खुद नोटिफाई करे भाई ये इवेंट हुआ है। अभी जिस तरह अभी मैं इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ना लक्की सीमेंट ने बाय बैक किया है। अब होता क्या था, पहले जाके लकी सीमेंट के अनाउंसमेंट में जाते थे कि आज कुछ हुआ तो नहीं है, बट व्हेन आई एम ऑलरेडी वर्किंग, व्हाई आई नीड टू गो एंड सी कि लकी सीमेंट में आज क्या हुआ है। ठीक है, तो अब ऐप का मुझे बेनिफिट ये है कि सारी चीज़ ना सेंट्रलाइज मुझे पुश हो रही है। और 500 कंपनीज या 450 कंपनीज में से अगर मैंने ली 6 कंपनीज है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है मैं 360 कंपनी या 460 कंपनी को भी देखूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो अभी ना बड़ा ही पर्सनलाइज, और अभी भी हमने कोई इतनी ज़्यादा इनोवेशन उस तरह नहीं किया। अभी तो बाकी चीज़ें स्ट्रक्चर के तरीके से कर रहे हैं। चले, ऐप तो वो साइड पे हो गया, और आई स्टिल रिमेंबर मैं काफ़ी अरसे तक आपको पुश करता रहा। इसके इन बिटवीन एक बड़ा ज़बरदस्त सीन आपने किया जब पर्ल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब के चैनल पे आप लोग आ गए वीकली बेसिस पे लाइव। उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसका थॉट प्रोसेस क्या था? वैसे वो अमेजिंग था। वहाँ से जो बूम मिला वो मैसिव था। जो उसकी वैसे रीज़न क्या था कि यू वांटेड टू बेसिकली एजुकेट पीपल फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, या वो एक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ था कि लोगों को समझाएंगे और फिर प्लेटफॉर्म के थ्रू या पर्ल सिक्योरिटी के थ्रू हम क्लाइंटेज भी यहाँ से लेकर? देखिए, टेक्निकल्स काफ़ी लोग कर रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि लोग टेक्निकल्स की वजह भी जाने, सही टेक्निकल्स को समझें भी। और जाहिर है बिज़नेस है तो क्लाइंट्स की तरफ भी जाना चाहिए। अब फ्री में तो बैठे हुए नहीं होंगे। तो दोनों ही था। और जो CEO थे पर्ल के, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा शो है, तुम खुल के जो बताना चाहते हो बताओ। उनको मेरे ख्याल में इस चीज़ का आइडिया था कि मैं कोई गलत गाइड नहीं करता, मिस गाइड नहीं करता। अगर मार्केट बेयर है तो मैं कह दूंगा कि अभी रुक जाएं, अगर ठीक है तो मैं कह दूंगा 4 स्टॉक्स बता दिए कि वीक में ये यूजुअली चल सकते हैं। लोगों को स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो गई उधर से। तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। हमने 2 लेट शुरू किया, लेकिन प्लान शुरू से ही था कि ये करना है। एंड आई वाज फॉलोइंग दैट यानी चैनल, मुझे अभी भी याद है। अगर मैं घर से बाहर भी होता था, वो मैंने नोटिफिकेशन भी डाला हुआ था कि पर्ल सिक्योरिटीज़ का वो जब वीडियो आती थी ना, दैट शुड पॉप अप एज वेल। और आई स्टिल रिमेंबर कि जो उसके पहले 10 मिनट थे ना, अगर जो बंदे अभी पर्ल सिक्योरिटीज़ पे फराज की वो सीरीज़ अगर देखे, इसमें हर कॉन्सेप्ट को आपने बड़े क्लियरली किया है और उसको फिर प्रैक्टिकल मार्केट के ऊपर आप उसको अप्लाई करके देते थे। और प्रॉपर उसके ऊपर आप एक किस्म का ना आपने रखा हुआ था कि ये इतने पॉइंट्स हैं जो कि बुल्स को फेवर करें, इतने पॉइंट्स हैं जो बेयर्स को, जो बेसिकली मैं ट्रेनिंग में भी बाद में देख रहा हूँ।
एंड देन यू गिव योर बायसनेस कि मेरे ख्याल में यहाँ से ये होगा और यहाँ से वो होगा, और इतने पब्लिक में आके इस तरह का इंफॉर्मेशन को शेयर करना, प्रेशर वगैरह नहीं था वैसे? प्रेशर बहुत होता था और क्या कहते हैं, हमेशा रहता था, लेकिन मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छी करके आता था और मुझे ये पता था कि जो पिछले वीक मैंने बताई है कोई कॉन्सेप्ट्स अगर लॉजिक्स में, उसमें पार्ट हम करते थे टेक टॉक का, वो बेसिकली समझाने के लिए होता था कि ये लॉजिक है, किसी किताब का रेफरेंस लेके कोई थ्योरी समझा दी और उसके ऊपर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं एनालिसिस के ऊपर। सो वो एक गेम चेंजर था, वो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको और समझ आई। वरना यूजुअली ये होता है कि आप आते हैं, अब एक बड़ा सा थंबनेल लगा देते हैं उसके ऊपर, आए ऐसे स्टॉक्स बताऊं जो आपको अमीर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बड़ा प्रोफेशनल रखा गया था और जो एनालिसिस थे उसके पीछे जो मेरी मेहनत थी, वो शो तो 20 मिनट का ही था, लेकिन उस 20 मिनट के पीछे कम से कम मुझे 8 से 9 घंटे लगते थे कि मुझे क्या डिफरेंट करना है जो मार्केट में इस टाइम नहीं है और क्या चीज़ें बतानी है। वहाँ से आप देखें मैंने सीजनल्स के ऊपर बात करना शुरू की कि हर मंथ में जनवरी इज़ अ गुड मंथ फॉर स्टॉक्स। आप ब्लाइंडली जाके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, आपको रिटर्न दे देगा, सही है। तो सीजनल्स के फिर हीट मैप्स बन के आने लग गए, सही है। लोगों को पता ही नहीं था कि सीजनल्स, अगर जिनको पता था वो जुलाई में हमेशा 3-4% का प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो ये चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा। फिर उसी के ऊपर अब देखें, अब लास्ट ईयर चलें, वो तो पर्ल पे नहीं आई थी वीडियो, लास्ट ईयर मैंने ये सरमाया और उस पर बताई थी कि अक्टूबर नवंबर में वीडियो आई थी, 2022 की बात कर रहे हैं, अभी अगस्त 2023 चल रहा है। उस टाइम मैंने कह दिया था कि आपका 2023 एक मैसिव बुल मार्केट होने वाली है, सही है। वहाँ से 10-12 हज़ार पॉइंट्स बढ़ गई है, सही है। अब लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं एनालिसिस करते और उसके ऊपर, सो जो एनालिसिस किए थे उसको ही फॉलो कर लें, सही है, वही काफ़ी बन जाते। नहीं, वैसे आइडिया अभी भी पूरा नहीं है। आई थिंक यू शुड बेसिकली प्लान समथिंग। अब तो वैसे माहौल बना दिया अपने, इसको कोई प्लान करते हैं, कोई अच्छा सा शो उस तरह का जो कि बेसिकली अच्छा। और मैं बेसिकली पता है आपका, मैं जिस तरह देख रहा हूँ, एक ज़बरदस्त चीज़ जो टेक्निकल्स की मुझे लगती है ना, इट्स नॉट बेसिकली सेंट्रिक ऑन पाकिस्तान, इट इज़ नॉट सेंट्रिक ऑन एनी स्पेसिफिक एसेट के स्टॉक एक्सचेंज ही है आपकी। तो इतनी, यानी कि मैं अगेन आपको बार बार ये कहता हूँ कि आपकी ऑडियंस लोकल तो है ही नहीं, आपकी मेन ऑडियंस बाहर है, जहाँ क्योंकि ये फुकदान एजुकेशन का बाहर भी है। सो मेरे ख्याल में तो जो ब्यूटी है ना टेक्निकल्स की, आपको मैं अगर सिंपल बंद भी कर दूँ ना कि यार छोड़ें ये क्या है, आप मुझे बताएं कि एंट्री सही लेवल है या नहीं है, यू विल टेल कि यार ये क्या है। अब वो अगर मैं उसको कहूँ कि ये एप्पल का चार्ट था, आपको क्या पता कि ये एप्पल का चार्ट था, हाँ, या XYZ का था, या वीट का था, या सोयाबीन का था, बिल्कुल ऐसे ही। सो मेरे ख्याल में तो जो, और मुझे तो लगता है यार कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जब आप ऑयल की परचेज वगैरह कर रहे हैं तो टेक्निकल्स को भी देखना चाहिए भाई, वो बेरिश में है, बुलिश में है। अभी पिछले हफ्ते से फिर ऑयल चढ़ना स्टार्ट हो गया, यू शुड मेक अ डील एट द राइट टाइम, ताकि आपको जो वो कॉस्ट का इम्पैक्ट है ना नेगेटिव ना पड़े, और उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इवन फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव एज वेल। आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कमोडिटीज़ बेस है, तो आप वो चीज़ क्यों अभी ज़्यादा बल्क में लेंगे जो ऑलरेडी बुलिश उसके ऊपर है, जिसका इम्पैक्ट आपकी प्राइसिंग में पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको शायद नेगेटिव में ही हो जाएगा। आई थिंक वी शुड प्लान समथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी हम किसी तरह कवर कर सकें। लेकिन भाई बहुत मुश्किल काम है, 7 से 8 घंटे की रिसर्च करके आके उसको 15 मिनट में आपको रिव्यू करना और उसके ऊपर डायरेक्शंस देना। हेट भी बहुत मिलती है सही है। और फिर असल में मैं इसलिए भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ कि लोग कहते हैं कि फराज ने कह दिया तो ब्लाइंडली फॉलो कर लो। सो जब आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, इवन मुझे भी, तो समटाइम्स ऐसा होता है, मेरे भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, कोई 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ की लोगों को समझ नहीं आती। वहाँ से फिर टाइम निकालना और फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन अगर इस तरह से लोगों को कुछ का फ़ायदा होता है और अच्छा होता है तो वाई नॉट, करते हैं इसको इंशाल्लाह। इसको तो प्लान करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने आपको पिच किया था कि यार किसी तरह आप हमारे साथ मिलके काम कर लें, और मुझे लगता है कि पूरा साल मुझे लगा था टू कॉन्टीन्यूसली टू चेज़ यू कि यार फराज भाई क्या सीन है, आ रहे हैं, वो करते हैं, मैं ज़रा यहाँ पे बिज़ी हूँ, मैं ये बिज़ी हूँ, करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक चैनल सब्सक्राइब किया था 1500 रुपये का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एंड आई जस्ट ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वैल्यू इट इज़ प्रोवाइडिंग इन एनीवन्स लाइफ, ठीक है। और मुझे लगा, और अगेन ये वही पीरियड है जब फिर 19-20 में ना बुलिश हो गई थी, क्रिप्टो भी हो गई थी, सारे हो गई थी, तो क्रिप्टो के अंदर भी कुछ करेक्शंस के दिन आते थे। अच्छा, वो चैनल ऐसा था कि नॉलेज तो लोगों को थी ही नहीं कि हो क्या रहा है, कर कैसे रहे हैं, ब्लाइंडली बस
ये एंट्री है, ये एग्जिट है। और फिर लोगों को ये भी नहीं पता, जब एक दो प्रॉफिट होते हैं ना, वो जिस तरह आपने भी किया था, मोहल्ले में सारे बंदों के पैसे इकट्ठे किए और सारों सबके लगे और फिर डूब गए, सारे डूबे। तो वन फाइन डे वन आई फाउंड के एक करेक्शन हुई है, और उसके बाद ना बम्बार्ड हुआ है वो पूरा ग्रुप के यार मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया। और आई स्टिल रिमेंबर मैंने वो स्क्रीनशॉट ना एक जर्नलिस्ट को भी दिए। मैंने कहा दिस इज़ नॉट राइट ना कि इस तरह की विदाउट एनी एजुकेशन और इस तरह हम ये कर रहे हैं। बट पीपल वर रिलेक्टेंट टू बेसिकली पोस्ट ऑन एनी मीडिया। तो मैं वही स्क्रीनशॉट्स आपके पास लेकर आया था, इफ़ यू स्टिल रिमेंबर। मैंने कहा यार ये एक चैनल में ना रात को ये हो गया, इस तरह हुआ है, तो हमें कुछ करना चाहिए। और आई स्टिल रिमेंबर मेरा मकसद कोई आपको वो नहीं था, मैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। और मैंने आपको काम करते हुए देखा एज ए ट्रेडर, यानी जिस तरीके से हमसे तो एक अकाउंट नहीं मैनेज जो था, 20-25 अकाउंट वहाँ बैठ के कैसे करते थे। बट आई स्टिल रिमेंबर यू केम अप कि यार इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें ना एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, हम ना कोई ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट बेसिकली प्रिपेयर्ड कि मैं आपसे ये सुनूं कि यार आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ठीक है। सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट को सीरियस ही नहीं, मैंने कहा यार ये शायद फराज के पीछे साल से मैं लगा हुआ हूँ, तो फराज इज़ नॉट सीरियस इन बेसिकली मूविंग आउट। तो ये भी एक किस्म का ना तो कह दिया चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना करते हैं। बट आई वाज सरप्राइज कि आपने 2-3 दफ़ा फॉलोअप किया। यार मैं ट्रेनिंग का सोच रहा हूँ, क्या प्लान है ना करना है इस तरीके से। तो व्हाट वाज द थ्योरी बिहाइंड द ट्रेनिंग? वर यू ऑलरेडी थिंकिंग कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, या आपने लोगों को ऐसे एनालाइज करके आपने सोचा कि यार ये चीज़ कमी है, इसको लोगों को समझना चाहिए? नहीं, वो कोई प्लान नहीं था उस टाइम, वो इंस्टेंट था, एक डिसीजन और अंदर से आवाज़ थी वो कि करना चाहिए। जब आप आए मेरे पास और आपने वो उस ग्रुप के मैसेजेस दिखाए टपाटा प्रॉफिट्स वाले, सो उस टाइम वो भाई भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती थे क्रिप्टो को लेके। अब मेरे ख्याल में थोड़ा वो भी एजुकेशन को कहते हैं कि पहले समझ लो सीख लो, जो कि बहुत अच्छा चेंज है, होना भी चाहिए। तो उससे पहले तो मैंने तौबा की हुई थी कि यार मैंने इन कामों में नहीं पड़ना कि पब्लिक फेस बनूं या कुछ भी। अपने काम से काम रखता था, बहुत अच्छे मैं स्टॉक्स कर रहा था, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बढ़ रहा था। क्रिप्टो में उससे पहले जब मैं पाकिस्तान आ रहा था, क्रिप्टो में मैंने बहुत अच्छी ट्रेड्स की थी जो अपने दोस्त को करके दी थी। फिर उसके बाद मैं शाम को दूसरे MT4 के ऊपर या फॉरेक्स के ऊपर और क्रिप्टो के ऊपर जो मैं काम कर रहा होता था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। और ये वो टाइम था कि वाकई मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। जब आप ऑफिस आए थे आपने ख़ुद देखा होगा कि मैं एक साथ कितने अकाउंट्स को ट्रेड कर रहा होता था और कैसे वॉल्यूम जनरेट हो रहे होते थे। तो उस वक्त फिर नहीं था जहन में कि यार ये लोगों को वो भी करना है, क्योंकि अपना टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था, अपने लिए भी इवन टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन जब वो मैसेजेस देखे और जब लोगों के और भी मैसेजेस तरीके से आए कि हमने गाड़ी बेच के उधर इन्वेस्ट कर दिया था, पता नहीं क्या नाम था कंपनी का, 7 अप या पेप्सी कोला या उस तरह का कोई अप कुछ था। सो बेचारों के पैसे डूबे हुए थे, किसी ने प्रॉपर्टियां बेच के उधर इन्वेस्ट कर दिया था। तो ये मेरे ख़्याल में, और हमारी कौम ऐसे ही है कि जो दिखा दिया आपने उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए बगैर किसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के कि यहाँ पे रातों रात पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं होता, सही ऐसा होता। ये वही केस था जो मैं 2014-15 में था। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत थी कि एजुकेशन एक होनी चाहिए। तो वहाँ से जब उसी टाइम डिसीजन लिया जिस टाइम आप मिलने आए थे कि यार हमें ना शायद अब ट्रेनिंग से शुरू करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। सो वहाँ से शुरू हुआ। और मुझे ये भी याद है उस टाइम आपने मुझे कहा था तुम ऐसे ही कह रहे हो, 1 साल से तुमने पीछे लगाया है और तुम काम नहीं करना चाहते। लेकिन उस सच ये थी कि टाइम ही नहीं था उस टाइम। लेकिन वो डिसीजन फिर ले लिया और फिर बड़ी मुश्किल से मैनेज करके वो पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग शुरू की। और फिर मुझे ये भी याद है अभी 4-5 लेक्चर्स ही रिकॉर्ड हुए थे, तो मुझे कोविड भी हो गया था। सो वो कोविड का पीरियड था, 2020 की बात। उस टाइम मार्केट बहुत बढ़ी और एकदम रिकवरी भी आई थी। नहीं, मैं अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। एक तो मैंने आपको रीच आउट ट्रेनिंग के लिए नहीं किया था, तो मेरी जिसको किया था उन्होंने तो नहीं किया, आपको मैंने किसी और के दिया था, आप ट्रेनिंग पे आ गए थे। तो पहले मैं सरप्राइज़ हुआ, बट आई स्टिल रिमेंबर मैं और आप ही थे जब हमने पहली दफ़ा लॉन्च किया। और जब पहली दफ़ा लॉन्च किया, हम फेसबुक का एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ था। जो हमें फ़ायदा हुआ वो आपके पल्स सिक्योरिटीज़ के ग्रुप का हुआ, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस बिल्डअप हुई थी व्हेन दे फाउंड कि आप सरमाया के ऊपर एक ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हो, तो हमें वो एफर्ट नहीं करनी पड़ी टू गेट फर्स्ट 30 पीपल और 40-50 पीपल जो हम उसके ऊपर ले आए। और मैं अगेन बता दूं कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना, मेरी एक्सपेक्टेशन थे ही नहीं। मैंने कहा बस ये आ रही है, ये दिखा देंगे, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं,
एंड वी विल एबल टू बेसिकली फिनिश। और मेरे ख्याल में अगर हमें अभी भी याद हो, हमने पहला बैच ही हमने कहा था हम देखते हैं कि कैसा जाता है। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने जब आपका पहला लेक्चर देखा ना, आई वॉज फुली ब्लोन। मैंने कहा यार ये इससे बेहतर तरीके से मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा एक इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक इतने आसान तरीके से डिलीवर कर सकता है। और मुझे लगता है कि हमें लगता है कि जिसने पीएचडी करके डॉक्टर किया हो तो वही एक अच्छा टीचर है, लेकिन आपकी जो टीचिंग की जो कैपेबिलिटी है ना, जिस तरह आप एक क्लास को, एक लोगों को किस लेवल पे जाके, एक उन्हीं के लेवल पे जाके आप एक चीज़ समझाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो कि मैंने देखे हैं इस तरह कर सकते हैं। जब वो कंटेंट, अभी भी मुझे याद है हम करते क्या थे कि आप कंटेंट रिकॉर्ड करके मुझे देते थे, मैं उसको डाउनलोड करता था। वो जूम की रिकॉर्डिंग होती थी, बड़ा ही लो क्वालिटी, यानी कंटेंट वीडियो, और हमने 2 साल तक वो कंटेंट चलाया लो क्वालिटी, और मुझे इतना अच्छा फीडबैक उस कंटेंट में मिला। और अभी हमने बैच 6 पे जब 2.0 किया तो एक नया कंटेंट किया। खैर, जब मैं करता था, रिकॉर्ड आप करते थे, कोई बंदा तीसरा नहीं होता था। तो हमारा सीक्वेंस क्या हमने रखा हुआ था, सीक्वेंस ये रखा था, एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो वीडियो देख ले अपने टाइम के लिहाज से, वो एनालिसिस। और अगेन आपकी वो बात यहाँ पे बड़ा अच्छा होती है कि जो पहले 3-4 बैचेस हमारे गुजरे थे, एंड देन वी रियलाइज कि यार हम एनालिस्ट तो अच्छे बना रहे हैं लेकिन हम ट्रेडर्स अच्छे नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा कि आपने ट्रेड ली, नहीं मैंने की हुई थी। तो वो जो प्रैक्टिकल का एप्लीकेशन था, जो कि बाद में हमने 5th या 6th बैच में बहुत ही प्रैक्टिकलिटी को ले आए हैं। खैर, वो जो पीरियड था ना, वो फॉर मी सीइंग योर कंटेंट 15 वीक्स 12 वीक्स कि यार ये कंटेंट डिज़ाइन कितने ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। और जब मैंने फुल पिक्चर देखी ना, और क्या है ना कि मैं एज ए प्लेटफॉर्म, मुझे भी खुशी हुई कि यार हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी लोगों की चेंज कर सकती है। यहाँ पे व्हाट वाज योर, या पूरा कंटेंट डिलीवर किया, व्हाट वाज योर ओन एनालिसिस के हाउ इट वेंट, कितना, क्या आपका क्या नहीं होती है ऐसे, योर एक्सपेक्टेशन क्या थी और जब हुआ तो उसके बाद? अच्छा, हमेशा मुझे ये लगता है, मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मुझे ये लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक मसला है। तो मैं कभी भी अपने काम से खुश नहीं होता। मैं जैसे भी वीडियो बना दूँ, जैसा भी लेक्चर बना दूँ, फिर मैं कहता हूँ कि यार कुछ मुझसे रह गया, शायद ये भी बोलना चाहिए था या ये नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं तो वीडियो अब वो करने के बाद मैं ख़ुद से फिर देखता भी नहीं था। मैं कहता था ठीक है, देखते हैं क्या फ़ीडबैक आता है। तो हर लेक्चर के बाद फ़ीडबैक अच्छा ही आता था। और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी ख़त्म हुई, ज़ाहिर है मेरे इतने काम के दिन चल रहे होते थे, तो मैं ही कहता था कि बस ये मेरा आखिरी सेशन है, बस इसके बाद मैंने अगली ट्रेनिंग्स नहीं करनी है, इसके बाद नहीं करनी। सो जितने मुझे एनालिस्ट चाहिए मैं इनको ग्रूम करता हूँ और इन्हीं को मैं आगे लेके चलूँगा। तो ये मेरी उस टाइम सोच थी। जब ट्रेनिंग के बाद लोगों के फीडबैक आना शुरू हुए ना कि फराज भाई आपने नहीं छोड़ना इस काम को, आपने ट्रेन करना है लोगों को, और जो दुआएं देते थे वो आपने नहीं छोड़ना इस काम को, तो वो चीज़ थी मुझे हर ट्रेनिंग के एंड में मोटिवेट करती थी। फिर हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते थे वरना कोई प्लान नहीं होता था कि दोबारा काम करना है। तो यही अगेन मैं बताऊं, आई थिंक लोगों को आप समझ आ रही है कि एक ना आप लोगों का इग्नोरेंस डेट है। इग्नोरेंस डेट ये है कि भाई जिस तरह आप भी गए मार्केट में जाके पैसे बनाए भी, एट द एंड ऑफ द डे आपने उन्हीं को मार्केट को देकर वापस आना है। तो इग्नोरेंस डेट की वैल्यू लोगों को तब समझ आती है जब वो पैसा लूज करके आते हैं। तो मेरे ख्याल में उस बंदे के लिए जो इस फील्ड में घुस रहा है उसको अभी वैल्यू ही नहीं समझ कि इससे क्या वैल्यू आप निकाल सकते हो। और इट्स सो डिफ़िकल्ट टू बेसिकली मैं आपके कोर्स को कोई वैल्यू दे सकूं, बिकॉज मैंने देखा है लोगों के घंटे में तो कॉस्ट रिकवर हो जाती है। कहाँ पे कॉस्ट, हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे पहुँचे हैं। ख़ास तौर पे जो पूरी एवोल्यूशन है इस कोर्स की, पहले क्या होता था कि पूरा वीक लोग बैठते थे, फराज भी आएंगे, फराज भी बेचारे पहले थके हुए होते थे, फिर इतने लोग होते थे, सबको समझा के प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ मिसिंग थी। अब क्या है, डेडिकेटेड मेंटर हो गए हैं, डिस्कॉर्ड पे पूरा प्रीमियम ग्रुप बना है, पूरी कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हो रही है। ऐसी चीज़ तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई नहीं कर रहा जो हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कम्युनिटी जो बन रही है, दिस इज समथिंग कि जो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में भी कुछ हो रहा है। और मैं तो अभी भी आपको यही कह रहा हूँ यार कि पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर ऑडियंस, वी नीड टू टेक दिस थिंग टू ए ग्लोबल ऑडियंस। और ग्लोबल ऑडियंस में मैं जो मसले यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं वही मसले बाहर भी देख रहा हूँ। और आई थिंक इंशाल्लाह वी डू हैव प्लान टू स्केल दिस टू ए ग्लोबल लेवल एज वेल। लेकिन एक जो चीज़, एक तो वो हो गया ना जो कि हम कर रहे थे, पार्ट टाइम आप भी लगे हुए थे। एक और जर्नी आई जब आपने कहा यार फुल टाइम मेरे से इतनी चीज़ें नहीं हो रही हैं, आई नीड टू डेडिकेट मोर टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। वो क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस था?
उसमें दो रीजंस थी। एक तो मुझे नज़र आ रहा था कि PSX अब नहीं चलने वाली, वो टॉप था जिस टाइम मैंने रिज़ाइन किया, आई थिंक 2 साल पहले सितंबर में, और वहीं कहीं करीब टॉप था। तो मुझे ये पता था कि अब मैंने अगर एनालिसिस करके यूट्यूब पे डालना शुरू किए तो लोगों से शॉर्ट तो होना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो मुझे ये पता था कि नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम में, वो ये थी कि जो प्रॉप फर्म्स का एवोल्यूशन था कि आपने बगैर पैसों के पैसे बनाने, सो वो उसने मुझे पुश किया कि यार अब ये वो काम है जो आप अपने ट्रेनिंग में लोगों को बता सकते हैं। मतलब इतना पाकिस्तान में बच्चा बैठा हुआ है जो फ्रीलांसिंग काम करना चाहता है, जिनके पास पैसे नहीं है। सो एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप इतने बड़े फंड्स को मैनेज करते हुए प्रॉफिट, मेरे ख्याल में, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से पहले ना आपको स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहिए कि ये पूरा जो मॉडल बायर पे अभी बनना स्टार्ट हुआ है, इसके बैकग्राउंड में उनका अपना बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि वो समझना, अगर लोगों को समझ आ गई और फिर हम जिस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं, इन दोनों को को रिलेट करें, तो फिर लोगों को समझ आएगी इसकी वैल्यू क्या है। देखें, ये ट्रेडिंग का जो काम है, दुनिया की कोई सी भी स्टॉक मार्केट ले लें, क्रिप्टो ले लें, फॉरेक्स ले लें, कुछ भी ले लें, आप गूगल पे लिखें कि कितना ट्रेडर कामयाब है, वो कहेगा कि यार 90% या 96% फेलियर्स हैं। इसका क्या मतलब है कि 4% या 2% या 10% ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, ऐसे ही है। अब ये 4% तो बहुत कम विन रेट है। इसका क्या मतलब है, दुनिया भर में आपके अच्छे ट्रेडर्स का फुकदान है, सही है। तो वो जाहिर है, जब उनको आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, लेट्स से आपके पास $10 मिलियन हैं और आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, आपको नहीं पता कि मैं इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, आप कहते हैं यार मैं $10 मिलियन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 पे, हर एक को मैं $2 लाख दे देता हूँ। मुझे 5 ऐसे बेहतरीन ट्रेडर्स चाहिए जो मेरा $2 लाख का फंड मैनेज करें, $2 लाख का फंड मैनेज करें, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आए वो खुद भी रखें और मुझे भी दें, सही है। सो मतलब इतना फुकदान है कि आपको इतनी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं कि अगर आपके हाथ में स्किल्स हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट अच्छे हैं और प्लस आप ट्रेडर अच्छे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप स्किल्स के ऊपर पैसे बना सकते हैं। वही बात जो मैं कहता हूँ, बगैर पैसों के पैसे बनाना इज़ एन आर्ट, वो स्किल्स के थ्रू ही होगा। तो जब मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार अब तो कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि 7up में जाके इन्वेस्ट कर दो, या जो भी अब था बहरहाल उसमें जाके इन्वेस्ट कर दो। लोग ब्लाइंडली प्रॉपर्टीज़ सेल करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आज भी 90% डाउन है। सो अगर मैं उस टाइम स्किल्स दे देता कि आपने बेयर मार्केट है, आप कुछ ऐसे क्रिप्टो के सेटअप देख लो कि शॉर्ट करना है आपको, सही है, और उसके पास आपके हाथ में फंड्स भी होते जो आपके अपने नहीं होते, बोरोड होते, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता, सही है, तो आप काम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो लोगों में ये चीज़ नहीं है, आज भी नहीं समझ आती कि यार ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है मार्केट में कि जिसने पूरा ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। आई थिंक जब उसके आप रिजल्ट देखें कि 5% बनाने हैं कि 10% बनाने, जो उसकी कंडीशन क्या है वैसे अब तो बहुत आसान कर दी। मेरे ख्याल में जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट था उस टाइम तो ये मैंने बताया था कि आपको पहले 1 महीने के अंदर 10% करके देना है, जो कि काफ़ी टफ होता था। टेक्निकली अगेन एनालिस्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं, जब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करने आते हैं ना, तो वो साइकोलॉजी आपको ले डूबती है। सो बहुत से लोग बेचारे उस साइकोलॉजी की वजह से नहीं पास कर पाते। खैर हम तो ट्रेन कर रहे होते हैं उनको कि उस लेवल तक लेके चले जाएं, स्टिल कहीं ना कहीं ज़ाहिर है वो इमोशंस इन्वॉल्व रहते ही हैं इंसान के। तो वहाँ पे फर्स्ट मंथ आपको 10% करने पड़ते थे, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको 5% करने पड़ते थे। अब वो टाइम की लिमिटेशंस ही ख़त्म कर दी। अब इसका ये मतलब है कि आपको विद आपके पास कोई टाइम की लिमिटेशन, आप 1 साल में 10% कर दें, सही। लोग वॉरेन को देखते हैं ना सही, आप वॉरेन की एग्जांपल ले लें, आप $2 लाख को 2,20,000 कर दें 1 साल के अंदर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से कर लें। इतना आसान काम है कि आप अभी गोल्ड 10% बढ़ा था, सही है, आपने वही $2 लाख का गोल्ड लेके बैठ गए, बढ़ गया, आपका अकाउंट पास हो जाएगा। तो लेकिन लोगों में रातों रात
अमीर होने वाली जल्दी है, एक रात के अंदर ही मैं 10% कर दूं। तो यहाँ से आपके पास अब टाइम लिमिटेशंस ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर आपको फ़ेज़ 2, जब फ़ेज़ 1 पास होता है 2 मिलता है, उसमें तो आपको और आसान हो जाता है कि आपको 5% करने, यानी कि 2 लाख से 2,10,000। जब ये दो आपके फेजेस पास हो जाते हैं, चैलेंज पास हो जाते हैं, बेसिकली आपको देख रहे होते हैं कि कितने टेक्निकली साउंड हैं हम, कितने अच्छे ट्रेडर हैं आप। वो पहले आपको डेमो के $2 लाख देते हैं कि आप जाओ ज़रा इस पर दिखाओ ना क्या स्किल्स हैं। ये वैसे ही है जैसे आप कहीं पे जॉब लेने जा रहे हैं, वो पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट लेंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू लेंगे, 2 फेज़ होते हैं। तो ये भी वही फेज़ है कि आप किसी से फ़ंड लेने जा रहे हैं कि आप मुझे अपना फ़ंड दे दो, मैं इसको मैनेज करके प्रॉफिट बनाता हूँ और प्रॉफिट स्प्लिट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तुम करके दिखाओ डेमो के ऊपर। सो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके हाथ में स्किल्स हैं, आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पैसे बनाएं। तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज था। जब ये चीज़ मेरे हाथ लगी तो मैंने तो सही है। सो मैंने तो बहुत पैसे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बनाए, और फिर अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत बनाए। अब यहाँ से ये जो आपका ये जो आपने 2 चैलेंजेस पास करके इन अकाउंट्स को पास किया और दोबारा आपके पास $2 लाख का फंडेड अकाउंट आ गया। अब ये आपके पास लाइफ टाइम फंडेड है। अगेन उसकी लिमिटेशंस है कि आपने 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना। अब फ़र्ज़ करें आपने उस $2 लाख के ऊपर सिर्फ $2,000 बना दिए, सिर्फ 2,000, यानी कि 1%। सही है। उसमें आप कुछ भी ले लें, S&P 500 ले लें इंडेक्स, जहाँ वो नीचे कहीं ट्रेड कर रहा है वहाँ बाय कर लें, 1% ऊपर जाएगा 1 महीने में, तो आपका प्रॉफिट हुआ $2,000। अब $2,000 में से 80% प्रॉफिट स्प्लिट आपका है, यानी कि $1,600। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? $900-800 चैलेंज फ़ी। जैसे आप कहीं पे जाते हैं ना, टेस्ट होते हैं कि आप वो फ़ीस देते हैं ₹5,000, ₹10,000, इस तरीके से वही है, चैलेंज फ़ी है। ज़ाहिर है वो कंपनी फ्री में तो नहीं बैठी हुई कि आप लोगों को फ्री के डेमो देते रहे, वो सर्विस कॉस्ट होती है। तो वो बेसिकली अच्छा वो जो कि रिफंडेबल है। एक दफ़ा आपने ये काम कर दिया, आपकी ज़िंदगी आसान है। अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा है ये, सुनने में लगता है ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं कर दूँगा। जब आप जाते हैं ना असली में ट्रेड ओपन करने, फिर पता चलता है आपको कि कितना मुश्किल है। और आसान कैसे हो सकता है? जब आप इस काम को समझ लें, टेक्निकली आप स्किलफुल हो जाएं, आपको समझ आ जाए किन लेवल्स पे बाय करना है, किन पे नहीं करना। फिर साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट की जर्नी बता रहा था, उसमें आपको ट्रेड मिलती है तो लें, नहीं मिलती तो नहीं लें। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि जो हमारी कम्युनिटी है या जो मेरे स्टूडेंट्स अलुमनाई में चले गए हैं, अब मैं उनको लाइव ट्रेड्स मैं भी करा रहा होता हूँ, लेकिन वो खुद ही कर रहे हैं लाइव ट्रेड। हमारा डेली सेल्फ इनेबल्ड है। हमारा उन बच्चों का, उन लड़कों का, सबका डेली बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है। मैं बता दूं, दुनिया में ये कहीं नहीं होता। सही है। आपको यूट्यूब पे वो अजीब उल्टे पुल्टे नाम वाले आजा छेंगे, वो इस तरह के लोग बैठे हुए होते हैं, लाइव ट्रेड्स करा रहे होते हैं। सही है। यहाँ पे उनसे अच्छे, उनसे बड़े ट्रेडर्स जो मेरे ख्याल में $30,000-35,000 भी बना चुके हैं, सही है, इतने बड़े पे आउट्स लेते हैं, वो सारे बैठ के सब मिलजुल के एज अ फैमिली अपनी स्क्रीन शेयर करके लाइव ट्रेड्स कर रहे होते हैं। इस पूरी डोमेन में एक बहुत अच्छी बात है, जिस तरह अभी किसी और डोमेन में जिस तरह इनेबलर, एक्सट्रीम कॉमर्स पे लोग कहते हैं, अब इसके ऊपर था नीश रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टावल बिक रहा है ना, तो अब आपकी ना वो जब तक सीक्रेट है तो आपका टावल बिक रहा है। जैसे मुझे पता चला ना फराज टावल से पैसे बना रहा है, तो मैं भी टावल स्टार्ट करूँगा, ना फराज का चलेगा ना मेरा चलेगा। लेकिन जो ज़बरदस्त चीज़ है ना, जो कि हमारी, मैं देख रहा होता हूँ, इतनी बड़ी मार्केट है। आप अगर अच्छी चीज़ करें, मुझे भी शेयर कर दें, आपका भी भला नहीं होगा, मेरा भी अल्लाह भलाई करेगा कि उसमें हो जाएगा। ये सैचुरेशन, हाँ, सैचुरेशन नहीं है। $1 ट्रिलियन की मार्केट, $1 ट्रिलियन, और हम बात क्या करें सिर्फ $2,000 की। $1 ट्रिलियन डेली का टर्नओवर होता है, डेली का टर्नओवर। सो इसका ये मतलब है कि आप उसमें से अगर $2,000 भी कर रहे हैं, सही है, मंथ में, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान में इस टाइम $300 का डॉलर है, आई गेस, ठीक है। अगर आप $1,600 $1,500 करते हैं, 4.5-5 लाख रुपए मिलते हैं, जो आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकते हैं, डॉलर बेस्ड इनकम। और इसके लिए आपको प्राइमरी जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे पास प्राइमरी जॉब के पैसे भी आपके पैसे बनो। मैंने वैसे पता है एक चीज़ देखी है कि जितना ज़्यादा आपकी किचन मनी, आपकी पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट ना होना, उतना ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट पे हो जाती है जो 2 पे आउट्स या 2 महीने के प्रॉफिट के ऊपर ये ड्रीम करना स्टार्ट करते हैं, जिस तरह आपने भी सोचा जी जॉब छोड़ दो, फुल टाइम ये कर दो। अब उसका इतना प्रेशर होता है,
जिस वक्त पैसे नहीं बन रहे होते हैं, घर चलाना होता है, तो आपके फिर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे नहीं बन रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आप पैसिवली भी करना चाहते हो ना, आपको फुल टाइम बैठ के ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कर लो। बिल्कुल, आई एग्री ऑन दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब तक यहाँ से रिलैक्स है ना, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आपको आपके घर के बाहर वो बिल वाला खड़ा हुआ है और आपके हाथ में पैसे नहीं है, आप ज़बरदस्ती ट्रेड लेने जाएंगे जिससे आपको लॉस होगा। उसका क्या मतलब है? अगर आपकी एक बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं आपकी सैलरी से और उससे, सो आप इस वाले काम को एज अ पार्ट टाइम ले सकते हो, और इस पार्ट टाइम में ही आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ये यहाँ से जो जनरेट कर रहे हैं वो प्राइमरी को बीट कर देगी। और वो उसी टाइम बीट करेगी जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे, आपको पता है कि मुझे काम करना है और मैं आराम से पैसे बना लूँगा, और जो मेरे घर के खर्चे हैं वो वहाँ से पूरे हो रहे हैं। लेकिन लोगों में क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। मैंने तो अपनी ट्रेनिंग में यही बताया कि आप अपनी ट्रेड प्लान कर दिया, स्क्रीन्स बंद करें और घर जाएं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे अब जैसे क्रिप्टो इज़ इलीगल, सही है, अब पाकिस्तान में आप लेन देन नहीं कर सकते। इसी तरीके से फॉरेक्स के जो ब्रोकर्स हैं वो भी इलीगल हैं, मैं उनको भी नहीं प्रमोट करता। लेकिन जो ये प्रॉप फर्म वाला काम शुरू हुआ है ना, एज अ फ्रीलांसर, जो आप जिनके फंड्स मैनेज कर रहे हैं एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजर या एज अ ट्रेडर, ये लीगल है। जो आपको पे आउट्स मिलते हैं वो डील में मिलते हैं, डील से आप वाइस पे और डायरेक्ट बैंक में, और आप प्रॉपर टैक्स देते हुए इसको वाइट कर सकते हैं। सो ये तो एक नई आपकी करियर खुल गया है, नई एक इंडस्ट्री खुल गई है जहाँ से बहुत से लोग इसके ऊपर डॉलर बेस इनकम बना सकते हैं। सिर्फ आप उस पर ही नहीं चले गए कि आप जो अमेज़ॉन की मार्केट है कि हर कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा है, और वो इतनी सैचुरेट हो चुकी है इस वक्त। सो यहाँ पे कोई सैचुरेशन वाला पॉइंट नहीं है, लीगल पैसे हैं। आप अगेन थोड़ी सी ट्रेन हो जाएं, उसके बाद इसके ऊपर जाके चैलेंजेस ले सकें। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जो पूरी दुनिया में इस टाइम जितना हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमारी कम्युनिटी में जितना इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो लाइव ट्रेड्स कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और इतनी एक्टिव कम्युनिटी है, तो मुझे लगता है ये पूरी उसमें गेम चेंजर। और बाय द वे आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पे आउट्स आ रहे हैं। सो अगर आप प्रॉप फर्म के स्टार्ट्स देखेंगे ना, जितने भी बड़ी प्रॉप फर्म्स हैं बाहर की, आपकी यूरोपियंस हो गई या यूएस की हो गई, जो सबसे ज़्यादा पे आउट आ रहे हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। सही है। और उसकी रीज़न क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी। नहीं, वो मैं एग्री करता हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये भी कहता हूँ कि एक तो वो लर्निंग है ना, जो आप जिस तरह आपने बात की कि हमने डेमो दिया, उसमें तो पैसे सही बन रहे होते हैं ना, टेंशन ही नहीं है, इमोशंस भी नहीं है। एक लर्निंग होती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब आपका पैसा डलता है, वो हम ट्रेन नहीं कर सकते। एटलीस्ट जिस तरह आपने पहला $100 लूज़ किया, सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यू अंडरस्टैंड कि ये मैंने गलती की थी। इसीलिए इस दफ़ा क्या हो गया कि जो लोग लर्न करके बेसिकली इवन लॉसेस भी कर रहे हैं ना, दे अंडरस्टैंड कि नहीं यार, हमने फोमो के चक्कर में ये ट्रेड ले ली, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, हमने ये ट्रेड ले ली। तो ये इट्सेल्फ इतना बड़ा नॉलेज है कि एटलीस्ट आपको पता है कि आपने गलती क्या की है, ठीक है, और आप उस गलती पे फिर काम करें। और वो गलती आपके इमोशन साइकोलॉजी को हिट करती है, इन द सेंस कि जब डेमो पे पैसे बन रहे होते हैं और रियल अकाउंट में पैसे नहीं बन रहे, तो वो सिर्फ साइकोलॉजी की गेम है। आपकी जो स्किल्स है उस पर कोई मैटर नहीं है उसके ऊपर। और मैंने जिस तरह के लोग देखे हैं जो हमारे स्टूडेंट बनते हैं, $72,000 लॉस कर लिया, $24,000 लॉस कर लिया, मैंने चलता फिरता अपना वो कर दिया, और वो आप ही की स्टेट ऑफ माइंड में दोबारा आ गए थे कि अब हमसे ऐसी भी नहीं ट्रेड होती कि 0.01 लॉट भी खोल लें, ठीक है। एंड आई वुड स्टिल अप्रिशिएट यू, यानी कि कोई बंदा भी इतना खोल कर अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी चीज़ें इतना ओपनली नहीं बताता जिस तरह आपने बताई हैं, ठीक है। और वो हमारा ट्रस्ट पायलट इसका गवाह है, जो आपके फीडबैक लोग देते हैं। और वही चीज़ आ गई है कि वो लाइक सारा उस पर करते हैं जो 1 स्टार दे रहा होता है, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरी रीज़न की वजह से इम्पैक्ट करता है। बट आई वुड सिंसियरली थैंक यू एज वेल, जो चीज़ें आपने उसमें की थी। यहाँ पे ना जर्नी पे एक मैं वैसे बताता हूँ, जो पहला बैच था हमारा जिस वक्त आया, वो सारा था ट्रेड विद फराज के या वो पल्स सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल। जो सेकंड बैच ऑनवर्ड आया, वहाँ पे शायद मैंने पॉडकास्ट TBT से स्टार्ट कर दिया था। और TBT से क्या हुआ कि लोगों को समझ आई यार ये चीज़ समझ कर ना हमें करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इफ़ यू रिमेंबर, हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो सारे इंजीनियर आए कि हमने TBT पे सुना हुआ। तो मुझे एक चीज़ सही लगी, अच्छी लगी कि पैसिवली ना लोगों में ये अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई है एक कन्वर्सेशन से। ऑब्वियसली हमने सेटअप भी इसीलिए स्टार्ट किया है कि यहाँ से इंशाल्लाह हम और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं।
और मुझे याद है कि पॉडकास्ट में मैं यहाँ पे मुजम्मिल को भी थैंक यू करना चाहूँगा, ये सेटअप सारे में मुजम्मिल की टीम का भी इन्वॉल्वमेंट है, कि जब मैं मुजम्मिल के शो से वापस आके आपके जो स्टूडेंट का जो फीडबैक होता था ना, बैच 2 में तो हमने खुद ही प्राइवेटली लिया कि आपको कोर्स के बारे में क्या है। बैच 3 ऑनवर्ड्स ना मैंने क्या किया कि मुझे समझ आती है ना कि छोटे से कमरे में आप बात कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इम्पैक्ट क्या है। मैं तो होस्ट हूँ, आप गेस्ट हैं, आपका अपना काम चल रहा है। तो क्योंकि मैं एज ए गेस्ट था टीबीटी के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मैंने मुजम्मिल को रिक्वेस्ट की, यार ये बैच हमारा ग्रेजुएट हो रहा है, सारों ने कहा था कि हम टीबीटी के थ्रू आए हुए हैं, तो ज़रा आके ना आप इनसे फीडबैक ले लो कि इनको टीबीटी के थ्रू आए हैं तो इनकी लाइफ में क्या चेंज आई है। एंड एवरी वन वॉज बेसिकली प्रेजिंग कि यार फराज भाई ने जैसे कोर्स किया है, कॉन्टेंट किया है, अमेजिंग ये वो। तो आई स्टिल रिमेंबर आपकी नेचर नहीं है ऐसी जो मुझे समझ आती है। ठीक है, आप सिक्योरिटीज़ के ऊपर थे, बट अगेन मासेस में आप उस तरह नहीं थे कि आप कोई इन्फॉर्मेशन या वैल्यू किसी की उसमें कर रहे थे। सो आई रिक्वेस्टेड मुजम्मिल एज वेल ना कि यार ये एक अच्छा काम कर रहा है बंदा, मैं तो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, सो यू शुड बेसिकली इन्वाइट हिम टू योर शो, और इसको ना हम किसी तरह पब्लिक में वो लेकर आते हैं। आफ्टर यू वेंट टू TBT देयर इज अ डिफरेंट जर्नी, देयर वर सो मैनी पीपल जो कि आपकी स्टोरी से इन्फ्लुएंस हुए, सारे इसी तरह के उसमें जा रहे थे, एंड दे ऑप्टेड टू बेसिकली कम एंड गो थ्रू दिस पाथ जो कि हमने सेट किया हुआ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपका क्या फीडबैक है उसके बाद की, क्या वैसे मुजम्मिल का तो बहुत बड़ा रोल है, TBT पॉडकास्ट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी फॉलोइंग और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट मिलेगी। सो ये जो TBT था उसकी वजह से तो अगेन गेम चेंज हुआ वहाँ पे। और जो आप कंटेंट और ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा फील है, पेन है उस ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि वो सारे फेजेस से मैं गुजरा हूँ। ये काम नहीं करना, इसको ऐसे कर लेना, इसको वैसे कर लेना। और जब भी मैं आगे किसी को ये देखता हूँ कि उसका भी बेचारे का वो इस फेज़ में ये लॉस हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं जाता। सही है, समटाइम्स तो मैं उनको लॉसेस दे देता हूँ कि तुम रख लो, ज़रूरत होगी। अब सारे देख के नीचे ना आ जाना पैसे मांगने। लास्ट टाइम भी बोला तो यही इनबॉक्स भरा हुआ था, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो था। तो इसलिए शायद जो एक अटैचमेंट हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, या इसलिए भी बहुत अच्छी रही है। और क्या कहते हैं, ट्रेनिंग अगेन ये अब जितनी भी हमारी उसके बाद से बैचेस हुए हैं, वो ज़्यादातर आज तक भी वही पॉडकास्ट देख कर आते हैं। और उसके बाद एहसास जब हुआ, अभी जो लास्ट टाइम हमारा ये जो ग्रैंड मीटअप था जो हमारा, उसमें जब मैं स्टेज पे आपने मुझे बुलाया तो वहाँ पे जो नारे लगे, मैं इमोशनल हो गया कि यार लोग इतना प्यार करने लगे हैं। सो बेसिकली जो फॉलोइंग है ना, क्रेजी फॉलोइंग है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की फॉलोइंग मैंने देखी हुई है। इवन जब हमने इनवाइट किया था, जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं, कराची से, ओमान से, सऊदी अरब से, इवन फाटा के एरिया से, कहाँ से लोग नहीं आए कि यार फराज, और आपके लिए आए। इट वाज नॉट अबाउट कि हमने एक इवेंट प्लान किया सरमाया ने, तो वो कि इवेंट अच्छी जगह पे प्लान है तो सारे इसलिए आ जाएं। कोई इतना पागल नहीं है कि ओमान का टिकट करके सिर्फ एक खाना खाने के लिए आएगा। आपकी रिस्पेक्ट ही इतनी ज़्यादा। मैं अगेन कहता हूँ कि द वे यू हैव डिलीवर्ड और यू हैव ओपनली शेयर्ड एवरीथिंग। और एक चीज़ जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि इवन हम प्राइवेटली भी जब डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी के जब लॉसेस होते हैं ना, जब कोई हमें बता रहा होता है, तो जो पेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस बंदे के चेहरे पे होंगे, वो आपके चेहरे पे भी होते हैं। या जब किसी का प्रॉफिट होता है या किसी का पे आउट आता है, जो हम प्राइवेटली शेयर कर भी रहे होते हैं, तो जो खुशी आपके चेहरे पे होती है, लगता है ऐसी है जब आपका अपना पे आउट आ चुका है या आपके अपने पैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशनशिप है ना विद योर स्टूडेंट, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते थे। वो क्लियरली आपकी द वे यू इंटरेक्ट उसमें भी नज़र आता है, द वे यू बेसिकली सेलिब्रेट उसमें भी नज़र आता है, एंड द वे यू फील द पेन ऑफ ए लॉस। वो शायद आपको अपना भी टाइम याद आता होगा कि क्या है। मैंने ये भी देखा है कि लोग वो आते हैं हमारे पास कि मैंने 8 लाख रुपया किसी का देना है। मुझे ये भी पता है कि आपने किस तरह एक बंदे का कर्जा उतार के दिया, और फिर वो जब कर्जा उतरा है तो उसकी क्या हुई है, प्री और पोस्ट की जो सिचुएशन है। तो आई स्टिल थिंक, मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ ना, मुझे ये समझ आती है कि पैसा इज़ नॉट द थिंग विच यू आर आफ्टर राइट नाउ। व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ मोटिवेटिंग यू टू कीप गोइंग? अच्छा, ये पता नहीं, ये एक एहसास है, एक फील है लोगों के लिए। मुझे अक्सर, जैसे हमारे एक बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है मुनीब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे पैसे डॉलर्स बना रहे हैं।
उसने मेरे साथ जब काम शुरू किया ट्रेनिंग के बाद, अब वो बिल्कुल सामने नहीं आता, वो अपने डॉलर्स बना रहे अपनी ज़िंदगी में खुश है वो। जब मैं उसको कहता हूँ ना यार इसकी मदद कर दो, ये सेटअप कर दो, ये VPS के ऊपर उसका अकाउंट लगा दो, उसके ऊपर ये बॉट लगा दो, वो कर दो, वो कहता है फराज भाई आप इतने पैसे छाप रहे हैं, सही है, आप उसका मैसेज पढ़ते ही क्यों हैं, सही। और इसी तरीके से मेरी टीम में अब जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे कहने पे वो काम कर देंगे, लेकिन वो फ़ील और एहसास उनको नहीं है, शायद वो उस फेज़ से नहीं गुजरे, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि यार एक बंदा जब इस हद तक चला जाता है ना कि वो सोचने लग जाए कि यार अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, शायद सुसाइड मुझे कर लेनी चाहिए, सही है। तो मैं उस फेज़ से, अब मेरे पास इतने ऐसे केसेस आए हैं, बेचारों ने घर भेज दिए, बहनों की हिस्सा था उसमें घर में, अब वो बहनें अलग स्ट्रगल कर रही हैं, वो भाई अलग कर रहा है स्ट्रगल। अब वो भाई कहता है यार मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, तुम करके दे दो, सही। अब मुझे पता है कि यार अगर मैंने उसके लिए कर दिया तो मुझे कितनी दुआएं मिलनी, और मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी खुशी अपने रब के लिए कर रहा हूँ, सही है कि यार अगर मैं किसी इंसानियत के काम आ जाऊँ तो मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या है। इसी तरीके का एक केस आया मेरे पास, कहता है मेरे इतने कर्ज़े हैं और इतने क्या कहते हैं, अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे धमकियां आ रही हैं और मैं अकेला हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, और उसके आंसू बहने लगे। अब मेरी ज़िंदगी में पता नहीं अच्छी बात समझे बुरी बात समझे ना, तो मैंने कभी किया ही नहीं है किसी काम, किसी को भी। अगर कोई मेरे पास कुछ आया है इस तरीके से सवाल लेके, तो अल्लाह ने शायद मुझे इस काबिल बनाया है कि वो इस तरह से समझ रहा है मुझे कि यार इससे शायद कोई मदद मिल जाए, तो मैंने कभी किसी को ना की नहीं है। सो अब मैंने ये बैकफायर भी किया मुझे बहुत बुरे तरीके से, और मैं बड़ा अपसेट भी हुआ, 2-3 दफ़ा जो है वो हाथ हो चुके हैं बड़े वाले लोगों की मदद करने के चक्कर में। लेकिन अगेन मैं खुश हूँ, और मेरी कोई पता नहीं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं लोग, फ्लेक्स, कि यार एक ट्रेडर का क्या है, आपका क्या है, फरारी लेनी है या मर्सिडीज़ लेनी चाहिए या क्या। मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, ठीक है, मुझे कोई गर्ज नहीं है मेरे पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, सही है। अब मुझे वो टाइम याद है कि एक रोटी के लिए मैं तरस रहा हूँ, ठीक है, तो अब अल्लाह का शुक्र है इतना उसने मुझे छत दे दी, खाने पीने को दे दिया, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। सो मेरा वो गोल ही नहीं ख़त्म हो चुका कि मुझे इतने पैसे बना के कोई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है या कुछ करना है वो। सो मुझे मज़ा उसी चीज़ में आता है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स के पे आउट्स आ रहे हैं तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि यार ज़बरदस्त काम हो रहा है। अगर नहीं आ रहे तो मैं जाके उनकी खिंचाई भी करता हूँ, डांटता भी हूँ कि यार इतना सब कुछ कर दिया तुम लोगों के लिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, सही है। तो वो गुस्से वाली वीडियोस मेरी जाती रहती हैं अक्सर, वो होती है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में मैं बहुत प्यार से समझा रहा होता हूँ, मुझे पता है कि इसको अब कैसे लेके चलना है आगे। तो वो मेरे लिए मेरी सक्सेस स्टोरी शायद यही होगी आगे चल के कि अगर मैंने 100 बंदों की ज़िंदगियां संवार दी हैं, बेसिकली वो खुद ही करेंगे अपनी स्किल्स के ऊपर, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने उनको एक ऐसे काम पे लगाया है जिसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। तो मेरा तो अब गोल यही रहा है। अब मैं यहाँ से अब 3 साल के बाद देखूँगा, बल्कि अभी से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इम्पैक्ट है। अब जैसे मैं मुनीब की एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास मोहसिन है, ताहा है, ये बेसिकली कौन आता है कराची और इधर का छोड़ के इस्लामाबाद में सेटल्ड होता है, सही। और इस्लामाबाद की लाइफस्टाइल आसान नहीं है, यहाँ पे आप फैमिली को रखते हैं और उस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी कम्युनिटी का ये बड़ा ज़बरदस्त है, जितनी टीम बनी है वो सारे आपके बैच 1, 2, 3 के लोग हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी है ख्याल से। हाँ ऐसे ही है। तो बस अब यही है कि जो काम अल्लाह ताला करवा रहा है वो चलता रहे, लोग अपनी बेहतरी की तरफ आएँ और काम नहीं अब मैं उसको समराइज़ करूँ ना, अगर आप लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग साइड। अर्निंग तो आ ही जाती है, जब आपको यही नॉलेज नहीं है कि पैसे बन कैसे सकते हैं, तो फिर आप पैसे कमा कैसे सकते हैं। तो आई वुड समराइज़ विद दैट। अच्छा, मैं आखिरी चीज़ बस एक उस पर टच बेस करना चाह रहा हूँ। अब आपकी फैमिली में माशाल्लाह मैं देखा आपके एक भाई ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक US में भी है, आप खुद इधर हैं। सो हाउ यू विल रेट योर सेल्फ इन कंपेरिजन टू योर ब्रदर और इवन योर फ्रेंड्स वगैरह, कि आपने ऑप्ट किया पाकिस्तान में रहना, जब यहाँ पे पिछले 1-2 साल में लोग धड़ाधड़ लाखों रुपए का वीज़ा लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, rather than settling here and thinking about making some sort of impact in this country as well. So how will you basically summarize that? देखिए, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ सही है। सो मुझे नहीं समझ आती कि बाहर जाके किसी के लिए ग़ुलामी करना, ठीक है। मुझे पता है कि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा राज रहा है गोरों का, ठीक है। अभी तक हम उसी माइंडसेट से हैं, सही। आप खुल के काम नहीं कर पा रहे, आप यही सोच रहे हैं कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए।
इवन MBA करने के बाद भी आप ये सोचते हैं मुझे नौकरी करनी है, सही है। तो आप अपने दिमाग, अपने विजन को खोल ही नहीं रहे। MBA आप बराए डिग्री लेने के लिए करते हैं और जॉब आप सिर्फ अपने घर चलाने के लिए और उसके लिए करते हैं। सो बाहर जाके यही लोग ना सीधे हो जाते हैं, दिमाग खुल जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं। यहाँ पे आप बोलें तो वो PUBG खेल रहे होंगे, टिकटॉक पे रील्स देख रहे होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहिए आपको। मुझे पता है बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, कहेंगे कि यार तुम तो इस्लामाबाद में रह रहे हो इस तरीके से। जितना बुरा टाइम मैंने देखा है ना, शायद जो लोग देख रहे हैं उन्होंने ना देखा हो, सही है। वो ये समझ रहे होंगे कि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है और इसने तो ठीक कर लिया। नहीं, मैं उस स्टेज से निकला हूँ जहाँ मैं सुसाइड करने का सोच रहा था, ठीक है। मैं उस स्टेज से निकला और मेरे साथ कौन था? कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं दुआएं कर रहा था और अल्लाह था, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करते हैं ना, ये सिर्फ बातें करना होती हैं कि मैं यूँ कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अपने प्लान को। आप किसी भी इंडस्ट्री में आप कोई भी काम कर रहे हैं और काम आपने शौक़ के तौर पे करना है, सही है। मतलब जो चीज़ आप को इंटरेस्टिंग लगती है आप उसी पे काम करें। ये नहीं कि उस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, उसकी समझ नहीं है, बग़ैर नॉलेज के आप उसमें चले गए और जाके लॉस करके और नीचे आ गए। तो मेरी भी स्टोरी में यही था। जब मैं पैसों के पीछे भाग रहा था, कोई पैसा नहीं मिला मुझे। जब मैं पैसे ख़त्म करके, जब मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ और जब मैं शौक़ से काम करने लगा तो खुद ही पैसा आने लगा, सही है। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपका शौक़ क्या है, आप वो करें। अगर वो शौक़ आप पाकिस्तान बैठ के कर सकते हैं पूरा, तो आप करते रहें, पैसा खुद ही पीछे आएगा आपके। अगर आप बाहर जाके वो शौक़ पूरा कर सकते हैं, आपको कोई काम ऐसा है जो पाकिस्तान में इस टाइम नहीं हो रहा, आप समझते हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो जाएं, ठीक है। तो हमारी तो पूरा मुल्क चल ही रेमिटेंस पे रहा है, सही है। और मुझे नहीं नज़र आ रहा आने वाले टाइम के ऊपर भी कोई इस तरीके की प्लानिंग की हो जहाँ पे जॉब्स क्रिएट की गई हों, या ये मैं इस जॉब्स की हक़ में इतना हूँ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि अब आपके पास ये जो आपके हाथ में सेल फ़ोन है, जो आपके हाथ में लैपटॉप है, यही इतनी बड़ी, आप ये समझे पूरा मुल्क है। जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं यहीं से बैठ के चले जाएं ना। आपको बाहर पढ़ना है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी होते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, आप कर लें। लेकिन नहीं, बाहर पढ़ने नहीं जाना, बाहर उबर ईट करने जाना है, सही है। कि उबर ईट करके हम $10,000 बना लें तो पाकिस्तानी 30 लाख, लेकिन वो वहाँ के $10,000 वो आपके किसी काम के नहीं है, सही है। फिर अम्मी भी याद आएंगी, अब्बू भी याद आएंगे, नखरे भी याद आएंगे। सो बेहतर यही है कि यहीं पे उधर का सोचें। अगर आप यहाँ पे $2,000 भी कर लेते हैं किसी तरीके से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आप एक शेप में आ जाएंगे जहाँ पे आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। और सेकेंडली यहाँ पे एक और मैसेज देना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं तो चले जाएँ बाहर। मेरा ये मानना है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके लिए दुआओं वाली फैक्ट्रियाँ बैठी होती है ना घर में, तो अगर आप उनके करीब होंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि जितना भी आप थोड़ा बहुत यहाँ कमा रहे हैं उस पैसे में इतनी बरकत होगी जितनी आप बाहर डॉलर्स बना के उसमें बरकत और सुकून ख़त्म हो जाएगी। अब कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहा है बरकत की, सुकून की, ज़रा आए ना मेरी जगह पे। ऐसा नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इनसे ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, सही है। और नहीं, माशाल्लाह आपकी वो आंटी की दुआएं, वालिद साहब की दुआएं वो नज़र भी आ रही हैं, जिस तरह आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और अगेन वो जो आपकी गुडविल है, वो लोगों की भी दुआएं माशाल्लाह आपके साथ हैं। एंड अगेन एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए ओनर, ऑब्वियसली जब आप हमारे साथ आए द होल थिंग चेंज्ड। सो आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1 hour and 30 minutes, so I would like to wrap up here. आखिरी कोई पैगाम देना चाहें? बस यही कहूँगा, मेहनत करें और टिका के मेहनत करें। कोई भी काम कर रहे हैं आप, सही है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जिस फील्ड में भी हैं आप, सही है, आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ मेरा कुछ नहीं बन रहा, सही है। आप एक रात में, कुछ महीनों में नहीं चेंज देखेंगे, सही है। आप प्रैक्टिस करते रहें, आप मेहनत करते रहें, सो रिज़ल्ट्स आपको बाद में जाके समझ आएंगे, सही है। दिमाग खोल के रखें, दिमाग को चलाएं, वैसे ना रख रहे हैं कि सुबह उठे आंखें बंद की। अच्छा, एक और शिकायत मुझे है लोगों से, मैंने बहुत देखा है कि कह रहे होते हैं जॉब्स नहीं मिल रही। जिस टाइम जॉब मिल जाती है ना, वैल्यू ही नहीं करते, सही है। आपकी कंपनी में भी हुआ है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। सर बस अपने साथ बिठा लें, साथ बिठा के भी 5-5 लाख रुपए दिए, लेकिन कभी वैल्यू नहीं किया उन्होंने, सही है। जब काम शुरू में तो करते हैं 1 आध हफ्ता, उसके बाद फिर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, वो पैशन ख़त्म हो जाता है। सो आप कितने क्रेज़ी हैं, कितने पैशन है अपने काम को लेके, वो नज़र आ जाता है।
सो मैंने अभी तक नहीं देखे ऐसे लोग, सही है। रोने धोने वाले बहुत हैं, नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी कहीं से नहीं आती। तो वो मुझे लगता है कि अब एक पॉजिटिव सर्कल में रहें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, जहाँ पे सोच जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो मेहनत करते रहें, अच्छी सोच रखें, मुझे लगता है कि कामयाबी मिल जाती है। थैंक यू फराज भाई, इट वाज ए वंडरफुल डिस्कशन। अगेन मैं भी इसी पे ही क्लोज करना चाहूँगा। पाकिस्तान जिस तरह के हालात में जा रहा है, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज़ और इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स के जो मसले हैं, लेकिन अगर डीप डाउन सोचा जाए, एक बंदे की चेंज से भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। फराज डिड हिज पार्ट, आई एम डूइंग माई पार्ट, यू माइट बी डूइंग योर पार्ट एज वेल। लिविंग ए कंट्री बिकॉज देर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ए सोल्यूशन। हम ही अपने मुल्क को सही नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आके क्यों सही करेगा। सो प्लीज़ थिंक फ्रॉम ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, वी नीड टू ब्रिंग ए चेंज इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम चेंज होंगे तो मुल्क भी चेंज होगा, हम प्रोडक्टिव होंगे तो मुल्क पे भी बर्डन कम होगा। अगर हम मुल्क की तरफ देखेंगे जो कि पहले ही डिफ़ॉल्ट के करीब है, दैट इज़ नॉट द राइट माइंड सेट टू बेसिकली अप्रोच दिस प्रॉब्लम। थैंक यू फराज फॉर कमिंग टुडे। लास्ट मैं अपनी अम्मी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जितना सेटअप आप देख रहे हैं, आई हैव नेवर एवर इमेजिन्ड कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, एंड शी इज़ वन ऑफ द कोर रीज़न कि हम इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट एपिसोड।